यह है दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बी ऑनर्स, जिसमें आज मैं पढ़ने जाऊंगा सेमेस्टर 1 का कोर्स क्रेडिट है जो 4। यह भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं, आइडियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे जो ये है हमारे सिलेबस इकाई यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में शासन की कला कैसे रही। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे धर्म, धमक एवं दंड के बारे में। फिर हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे आपको न्याय और नीति के बारे में, जस्टिस एंड नीति मीन्स पॉलिसी के बारे में। फिर हम यूनिट 4 में सभा और समिति के बारे में पढ़ेंगे। और फिर यूनिट 5 में हम राज्य एवं स्टेट एवं कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम यूनिट 6 में वर्ण और जाति के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा बुक रहेगा इतना। तो ये 97 पेज का बुक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसे कितने दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसे मैं चाहूँगा तो इसको मैं 3 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ इस बुक को। लेकिन यदि इसे 6 दिन में इसको मैं 1 सप्ताह दे जाऊँ, 7 दिन में इस बुक को मैं चाट कर याद कर काम तमाम कर दूँगा। 97 पेज का है। और मैं आज एक चैप्टर भी पढ़ूँगा जो इस चैप्टर का नाम है यूनिट 1 में यह चैप्टर होगा। उस यूनिट 1 का नाम है आपको भारत में शासन और कला, जो कि पृष्ठ संख्या 1 में से लेकर पृष्ठ संख्या 16 तक है। यह है भारत में चिंतन और विचार की संस्थाएं। ये यूनिट 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यह है भारत में प्राचीन भारत मीन्स एंसेंट इंडिया में जो शासन की कला थी, स्टेट क्राफ्ट, डॉक्टर मंगल देव द्वारा लिखा गया। इसका उद्देश्य हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें तो जानते हैं। इसका उद्देश्य पढ़ेंगे और फिर परिचय पढ़ेंगे। और फिर प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास। और फिर हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार राजशाही और शासन कला, फिर स्टेट क्राफ्ट की उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में। और फिर प्राचीन भारत में एसेंट इंडिया में राज विशेष रूप से कौटिल्य को पढ़ेंगे। और फिर हम अशोक या धम्म में भी राज। और फिर हम निष्कर्ष इसके निष्कर्ष पर जाएंगे। और फिर हम अभ्यास पर और संदर्भ पुस्तिका किस से लिया गया उसको जानेंगे। तो चलिए उद्देश्य पर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उद्देश्य इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि प्राचीन इंडिया मीन्स जो एसेंट इंडिया में प्राचीन भारत में राज व शासन की कला एवं स्वरूप क्या था, तथा प्राचीन भारत में शासन के क्या तो हम जानेंगे। यह भी प्राचीन भारत में किस प्रकार प्राचीन भारत में हम किस प्रकार जानेंगे कि हम किस प्रकार राज एवं शासन कला का स्वरूप क्या था। फिर प्राचीन भारत में शासन के विभिन्न उपागम के बारे में मूल्यांकन करेंगे। और जो एसेंट इंडिया में जो प्राचीन राज्य के आधुनिकता राज्यों की तुलना करेंगे। चलिए तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्ट होते हैं और परिचय होते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में शासन पर चर्चा। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि चर्चा करने की आवश्यकता है कि जो भारतीय राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स है ना, उसका विचार क्या है, उसका थ्योरी क्या। सिंह और महापात्र 2010 में पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतक मीन्स जो वेस्टर्न फिलोसफर थे वह उसके द्वारा भारतीय राजनीति की वास्तविकता और अनुभवों के पुनः संगठित करने के लिए हम बहुत ही कम प्रयास किए हैं। भीखू पारेख जो कि 2010 में अपने लेख द पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल थ्योरी में सुझाव दिया था कि वेस्टर्न सिद्धांत जो पश्चिमी सिद्धांत है ना, उसके सिद्धांत निर्वस विज्ञान है। और जो वेस्टर्न दुनिया है ना, मतलब पश्चिमी दुनिया के बाहर बहुत से सीमित उपयोग है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि किसी भी जो समकालीन होता है ना, कोई भी समकालीन मतलब गैर पश्चिमी मीन्स विदाउट जो वेस्टर्न समाज ने बहुत ही मूल राजनीतिक सिद्धांत का उत्पादन नहीं किया। जिससे पारेख ने 2010 के उनके अनुसार मतलब यह समझने के लिए कि भारतीय राजनीति है ना, इंडियन पॉलिटिक्स, यह विचार क्या है, यह निम्नलिखित को समझने की आवश्यक है। और सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय राजनीति क्या, तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है का अर्थ है यह भारतीय लेख तो क्या है, भारतीय लेखक और दार्शनिक क्या, तो भारतीय लेखक और दार्शनिक के जो काम, भारतीय लेखक और दार्शनिक के जो काम के रूप में है वह है तथ्य जो मतलब तथ्य है ना, उसके बावजूद वे भारत में रहते हैं या नहीं।
और दूसरा यह है कि जो सिद्धांतकार है ना, सिद्धांतकार के बजाय सिद्धांत से जो अधिक चिंतित होना चाहिए। और तीसरा है कि एक राजनीतिक जो सिद्धांत मीन्स थ्योरी है ना, उसकी जो कल्चरल रूप से क्या तटस्थता होनी चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। और हम राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए भिखु पारेखन ने सुझाव दिया, मतलब जो भिखु पारेखन विद्वान महोदय हुए हैं ना, वो राजनीतिक सिद्धांत के परिभाषित करते हुए कहा कि एक राजनीतिक सिद्धांत 3 आयामों को, क्या एक राजनीतिक सिद्धांत कितने, तो 3 आयामों को राजनीतिक जीवन की एक सुसंगत और सुव्यवस्थित समझ प्रदान करता है। अर्थात ये वैचारिक और व्याख्यात्मक, क्या तो वैचारिक और व्याख्यात्मक मानक मतलब आयाम का राजनीति सिद्धांत, क्या तो पॉलिटिकली थ्योरी एवं इसमें वैचारिक आयाम, क्या वैचारिक आयाम का अर्थ है कि यह विभिन्न अवधारणाओं को परिभाषित करता है और उनका एक वैचारिक रूपरेखा प्रदान करके क्या उनका विश्लेषण करता है। और वह राजनीति जीवन का, वह क्या तो उसका पॉलिटिकल जीवन ब्लैक का राजनीतिक जीवन के विभिन्न गठनों के परिभाषित करता है। ये अलग अलग दूसरे से संचालन कैसे करते हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये सभी इस व्याख्यात्मक आयाम के तहत आते हैं। प्रमाणित आयाम में यह आलोचना करता है कि किस प्रकार राजनीतिक जीवन जो पॉलिटिकल लाइफ के गठन के तीसरे तरीकों को सही ठहराता है। हम उपरोक्त समझ को 2 विषय को दर्शाते हैं। सबसे पहले कि वेस्टर्न पश्चिमी सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और गैर पश्चिमी जो नॉन पश्चिमी है, जो कि वेस्टर्न नहीं है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत के बीच वैचारिक अंतर। कैसा अंतर, तो वैचारिक अंतर को जानेंगे, जिसका हम माने या अर्थ ले तो यह भी है कि यह वेस्टर्न राजनीति मीन्स वेस्टर्न पॉलिटिक्स सिद्धांत या सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। क्या है, तो ये सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। और दूसरा हम कहें तो राजनीतिक सिद्धांत यह राजनीतिक जीवन के विभिन्न आयामों को समझने के लिए बहुत ही सीमित है। क्या है, तो बहुत ही सीमित है। और यह अध्याय प्राचीन भारत, यह अध्याय किसके बारे में, तो एशियंट इंडिया के बारे में। प्राचीन भारत में राज्य का शासन कला, तो क्या राज्य की शासन कला को गैर पश्चिमी मीन्स जो पश्चिमी देश नहीं है, जो वेस्टर्न नहीं है, उसको प्रत्यक्ष से समझने का प्रयास किया गया। और यह अध्याय 2 भागों में विभाजित है। एक है प्राकृतिक प्राचीन भारत मीन्स जो प्राकृतिक रूप से एशियंट इंडिया था ना, उसकी राजनीतिक हिस्ट्रीज और ऐतिहासिक एवं डेवलपमेंट के बारे में। वहीं दूसरा है जिसमें राजशाही की उत्पत्ति की सिद्धांत है, किसकी, जो मोनार्की की उत्पत्ति की सिद्धांत दिया गया है। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गई है पूर्णतः रूप से। भारतीय राजनीति चिंतन में विचार और संस्था, ये 1.3 है। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांत, किसमें, तो प्राचीन भारत में। क्या, तो राजनीतिक सिद्धांत ओके एवं संस्थाओं की प्रकृति में ऐतिहासिक विकास। कैसा, तो ऐतिहासिक विकास मीन्स एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास जिसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यह चैप्टर शुरू होता है 1.3 से। प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्था मीन्स हिस्ट्री, प्रकृति और ऐतिहासिक विकास। प्राचीन भारत में मीन्स एशियंट इंडिया में जो राज एवं शासन काल के बारे में पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने के लिए हमें प्राचीन भारत में, क्या तो हमें एशियंट इंडिया में एक राजनीतिक संस्थानों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसमें हम प्राचीन भारत में एक राजनीतिक संस्थाओं के, क्या तो प्राचीन भारत में हम राजनीतिक संस्थाओं के विकास की या वास्तविकता जो रियलिटी है, जो एक्चुअली रियलिटी है ना, उसकी शुरुआत का हम पता लगाना वास्तव में कठिन है। किंतु यह कुछ ऐतिहासिक जांचों, क्या एक कुछ हिस्टोरिकल जांचों मीन्स के जरिए हम प्राचीन भारत में राजशिल्प और राजनीतिक संस्थानों की शुरुआत के हम कुछ पहलू का पता लगा सकते हैं। पुरातत्व होता है ना, पुरातत्व अनुसंधानों में पाए गए ऐतिहासिक अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 400 BC, लगभग कितना, तो 4000 BC नोट 400 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चरल की उत्पत्ति अनुमानित है। और यह युग को संहिता युग कहा जाता था। इस युग को क्या युग कहा जाता था, तो संहिता युग कहा जाता था, संहिता एज। जैसे कि हड़प्पा तुम पढ़ा होगा क्लास 12th में, और पढ़ भी रहे हैं क्योंकि UPSC का पढ़ रहे हैं तो इसका भी पढ़ेंगे ना।
जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों से क्या है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों से मिले अवशेष ने जो सुझाव दिया है कि यह जो समृद्ध है और विकसित शहरी सभ्यता जो डेवलप मीन्स शहरी सभ्यता थी, वह इन शहरों के लोगों क्या तो यह इन शहरों के लोगों के मतलब जैसे लाइक इजिप्ट, सुमेर जैसे समकालीन सभ्यताओं के साथ साथ यह वाणिज्य और इसमें सांस्कृतिक संबंध थे। क्या तो वाणिज्य मीन्स कमर्शियल एंड द आल्सो कमर्शियल एंड कल्चरल रिलेशन थे, मीन्स संबंध थे। हम बात करें यहाँ पर 2000 BC मतलब 2000 बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो 2000 बिफोर क्राइस्ट मीन्स BC बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम इस सभ्यता के विलुप्त होने के कारण भी जानते हैं। तुमको पता होगा ये 26 लगभग है 2600 बिफोर क्राइस्ट में। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल इतिहासकार जो हिस्टोरियन सब या मानव विज्ञानी या जो मानव विज्ञानी भी इस मानव विज्ञानी भी आर्य सभ्यता की उत्पत्ति के विविध जो आर्य लोग आए हैं उसके मतलब सभ्यता का राय है, विविध राय है। लेकिन हमारे पास जो एसेंट इंडिया जो मेरे पास या हमारे पास आपके पास जो एसेंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत में जो भारतीय राजनीतिक संस्था क्या तो भारतीय राजनीतिक संस्थाओं की जो प्रकृति और संरचना तो क्या उसके नेचर और उसके जो स्ट्रक्चर मीन संरचना को समझने के लिए जो लगभग पर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध है। क्या है, पर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध है। इन संदर्भों के द्वारा स्थापित किया गया है। इसको हम क्या कहेंगे, इंडो आर्य। इसे देखो ये हाईलाइट पॉइंट है। इससे इंडो आर्य का संस्था या इंस्टीट्यूट में चर्चित मुख्य रूप से शासन उन्मुखी जिसको किंगशिप कहा था। क्या तो किंगशिप कहा था। और हम बात करें आगे की जो राजा एक या कई स्तरों के शासन करता था। जो राजा थे ना वो एक या क्या करते थे, कई स्तरों पर शासन करते थे। राजा थे जो एक या कई स्तरों के शासन करता था। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैदिक काल के राष्ट्र को विशुद्ध रूप से राजनीतिक शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और या वे उस आधुनिक कानूनी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों की तरह नहीं है, बल्कि उन्हें बांधने वाला सिद्धांत धर्म था। राजा शब्द जो कि प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका जो राज शब्द से लिया गया है। राजा जो एक शब्द है ना भाई, वह किस शब्द का है? वह राजा एक शब्द है जो कि संस्कृत लैंग्वेज की शब्द है जो कि राज शब्द से लिया गया और जिसका अर्थ है शासन। राजा का अर्थ क्या है? शासन। ये किस शब्द से लिया गया? तो संस्कृत शब्द से। ये याद रखने योग्य बात है। इसीलिए राजा का अर्थ है वह जो लोगों को प्रसन्न, राजा का माने क्या हुआ? वह जो लोगों का प्रसन्न और संतुष्ट करता है वह राजा कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज 8 पे। तो हम पेज 8 पर यह पढ़ते हैं कि राष्ट्र का अर्थ। अब राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? नेशन का अर्थ क्या? राज का अर्थ प्रादेशिक इकाई। क्या तो प्रादेशिक इकाई या राज है। इसकी संरचना में क्या तो कबीले, जनजाति माने समझता होगा तुम लोग, और परिवार शामिल है, फैमिली शामिल है। यहीं पर हम वैदिक काल का बात करें, तुम संसद टीवी पर इसके बारे में एपिसोड बनाए, ये भी देख सकते हो। यदि हम वैदिक काल में राजवंश के परिवारों की बात करें तो इसमें जनजाति, कुल, गांव का विकास एवं एकीकरण माने कि उसका जुड़ाव, यूनिटी, और साथ ही साथ राष्ट्र में जो राजशाही मोनार्की थी ना, मोनार्की थी उसमें जैसे कुल मतलब जानता होगा, कुल जनजाति, जैसे वैदिक में कुछ कुल के थे, स्कूल वगैरह शब्द का जैसा ही वर्णन आया है। हम यहाँ पर देखो राजशाही के जैसे गांव वगैरह में थे, कैसे थे वैदिक काल में। यह मतलब यह यूपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है। देखो वैदिक काल में राजवंश के परिवारों को जनजाति, कुल और गांव में विकास के एकीकरण के साथ ही राष्ट्र में राजशाही होती है। यदि हम वैदिक राजशाही के वरुण और इंद्र जैसे वैदिक देवताओं के समानांतर चिन्हित किया गया था, लेकिन अभी भी राजा के शासन की सीमाएं, क्या तो राजा की शासन की सीमाएं थी। ऐसा भी दो मौलिक सीमाएं, और इस प्रकार है। जैसे लाइक पहला है कि
फर्स्टली लाइक हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग फेज में ना राजशाही वंशागुनत नहीं था, जो फर्स्ट पेज में था वो राजशाही क्या था, वंशागुनत नहीं था, नहीं है, बल्कि उनकी वैकल्पिक थी, क्या थी, बल्कि उनकी वैकल्पिक थी। किंतु राजा के जो चुनाव के मतलब जो किंतु राजा के जो चुनाव के विस्तृत प्रक्रिया थी ना, राजा के चुनाव के विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था। और वे लोग कौन है, मतलब और वे लोग कौन है जो राजा के चुनाव में मतलब जो किंग, मतलब ये जो वैदिक काल में होता था ना किंग, वह किंग तुम ऐसे नहीं किंग समझना जो मतलब अथी मिडिल मेडावल एज में होता था, मेडावल के काल में होता था। यह जो किंग का चुनाव भले ही भाग लेते थे अज्ञात है, लेकिन यद्यपि वैदिक काल के अंत में क्या, तो वैदिक काल के अंत में कुछ इतिहासकारों द्वारा मीन्स जो कहा गया ना कुछ हिस्टोरिकल के द्वारा कि वैदिक पीरियड जो वैदिक एजा थे या एरा थे उसके मतलब इतिहास के द्वारा इतिहासकारों द्वारा कहा गया कि इसमें उद्धृत किया गया है कि शासन मतलब उदित मान उससे लेना कहा गया है कि शासन वंशागुणत बन गया। शासन कैसा बन गया, वंशागुणत, माने कि भाई ए का बेटा, बी का बेटा, सी के बेटा, डी के बेटा, ई मतलब उसका बेटा यही बनेगा, उसको वंशागुणत बोलते हैं। ऋग्वेद और अर्धवेद, तुमको पता होगा वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अर्धवेद, यजुर्वेद, सामवेद। यह हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और इसमें ऋग्वेद और अर्थवेद में भोजनों में राजा के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया। ऋग्वेद और अर्थवेद में क्या है, तो ऋग्वेद और अर्थवेद में भजनों मतलब तुम जानता होगा भजन, तो उसमें राजा का क्या होता था, चुनाव इलेक्ट किया जाता था, राजा का चुनाव इलेक्ट किया जाता था, उल्लेख किया गया। खुशी से तो तुम हमारे बीच आओ, बिना दृढ़ता से रहो, डगमगाता सभी लोग आपको चाहते हैं, आप गिर नहीं सकते राज। यह एक कोटेशन है जो कि कहा गया है उस समय के राजा के बारे में, किंग के बारे में। वह किंग मेडावल एज का किंग नहीं होता था, जिस प्रकार उसके पास धन दौलत संप्रदाय से नहीं, ये एक सेवक होते थे वैदिक एरा में, वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में। यह कहा क्या गया, खुशी से तुम हमारे बीच आओ, क्या, खुशी से तुम हमारे बीच आओ, बिना दृढ़ता से रहो, डगमगाता हुआ सभी लोग आपको चाहते हैं, आप गिर नहीं सकते हैं राज्य। हम बात करते हैं अब साहित्य में मजबूती, साहित्य में जो मजबूत राज्य मीन्स जो स्टेट के बारे में यह बात कही गई है कि भगवान इंद्र, कौन आपको पता होगा हिंदू धर्म में भगवान इंद्र को वर्षा के देवता मानते हैं, जो और ये देवताओं के देवता है, मतलब किंग है, राजा है। तो साहित्य में मजबूत राज्यों के बारे में बात कही गई है कि भगवान जो इंद्र है ना, भगवान इंद्र की तरह राजशाही की तुलना की गई है। किससे, भगवान इंद्र की तुलना, भगवान इंद्र की तरह ही राजशाही की तुलना की गई है। और राजा से जो राज मतलब जो किंग होते थे उनसे जो राज स्टेट को उनकी तरह मजबूत रखने के लिए कहा गया है। हाँ, हम तुम पता होगा मतलब यहाँ पर स्टेट मतलब देश होता है जो पॉलिटिकल सेंस में, और उनकी तरह मजबूत रखने के लिए कहा गया। राज्य को दीर्घता ने पृथ्वी ब्रह्मांड, क्या, तो पृथ्वी मीन्स अर्थ, ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स, आवर जो यूनिवर्स, और पहाड़ी मीन्स माउंटेन की तुलना, क्या, तो पृथ्वी, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर एंड मतलब माउंटेन की जो तुलना की गई है, उसकी तुलनात्मक रूप की गई है, उसकी कंपेयर की गई है, उसकी उम्मीद की गई है कि राजा समान रूप से दीर्घ होना चाहिए, पहाड़ के पृथ्वी की तरह होना चाहिए, ब्रह्मांड की तरह होना चाहिए, तथा उसमें माउंटेन की तुलना में उम्मीद की गई है, क्या, तो इसको पहाड़ की तरह, ब्रह्मांड की तरह और पृथ्वी की तरह तुलना में उम्मीद की राजा के समान रूप से दीर्घ होने चाहिए। यह राजा के लिए बात कही गई है। यह उचित नहीं होगा कि राष्ट्र की तुलना, यह मतलब बोल रहा है कि उचित अच्छा नहीं होगा कि जो राष्ट्र की तुलना आधुनिक राज्य से की जाए, जो करेंटली राज्य है उससे की जाए, क्योंकि आधुनिक राज्य बहुत ही तत्कालीन रचना है। जो करेंटली हमारे जो स्टेट को हम देख रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं, यह तत्कालीन रचना रिसेंटली एक रचना है। इसकी स्थापना 16वीं सेंचुरी, कब, 16वीं सेंचुरी में हुई थी, करीबन यूरोप में मानी जा सकती है। और इसने अपने भीतर क्या, तो समानांतर, अपने पैरेलली और कानूनी मीन्स लॉ के और राजनीतिक क्या, तो राजनीतिक संस्थानों का विकास किया। और जबकि यह वैदिक राष्ट्र क्या, जबकि यह वैदिक राष्ट्र अपने गठन के में बहुत ही मानक है, और यह कानूनी क्या, वह कानूनी और राजनीतिक हो सकते हैं, यह कानूनी और क्या राजनीतिक हो सकते हैं। और इसकी वैधता क्या, और इसकी वैधता और राजनीति फिफ्थ मीन्स 5वीं शताब्दी मीन्स 5th सेंचुरी में ईसा पूर्व में बिफोर क्राइस्ट के वैदिक समाज में प्रासंगिक है। जो यह
स्टेट का है ना वह कब के मतलब स्टेट किस तब के प्रासंगिक है, तो यह वैदिक एरा के काल का जो 5th सेंचुरी के बिफोर क्राइस्ट में मानी जा सकती है। लेकिन जो अभी हमारा राज देख रहे हैं करेंटली का वह कब, तो यह 16th सेंचुरी की बात है, जो कहाँ से शुरू हुई थी, जो करीबन यूरोप में मानी जाती है। इतना क्लियर बॉस। अब हम आते हैं यहाँ पे कालांशिक ग्रंथ। कौन? क्लासिक ग्रंथ। क्लासिक ग्रंथ में एतिरेक, ब्राह्मण या राष्ट्रम, मतलब जो क्लासिक ग्रंथ है ना उसमें एतिरेक और ब्राह्मण राष्ट्रम को छत्र शासन के स्थान के रूप में पहचाना जाता है। किसको? क्लासिक ग्रंथ में एतिरेक को, फिर ब्राह्मण को, फिर राष्ट्रम को, यह क्षत्रिय व छत्र शासन का आयाम शासन के रूप में पहचाना जाता है। जबकि जो तृतीय था मीन्स तृतीय संहिता में इसे लोगों के रूप में पहचाना जाता है। कौटिल्य। कौन? तो कौटिल्य। तुम कौटिल्य का नाम जो है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या उसको चाणक्य भी कहा जाता है, तो उस पर भी यूपीएससी में मतलब जो यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, मतलब पीएसआर जो लेता है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके पेपर में आता है इसके बारे में पढ़ने के लिए, कौटिल्य जी के बारे में। तो कौटिल्य ये क्या? सावधानी पूर्वक राष्ट्र, राजा, किले और राज के बीच अंतर करते हैं। कौटिल्य किन किन के बीच अंतर करते हैं? तो यह सावधानी पूर्वक मीन्स पूरे सावधानी पूर्वक किस किस के बीच अंतर करते हैं? तो राष्ट्र के बीच, राजा के बीच, किले के बीच और राज के बीच अंतर करते हैं। अब हम बात करिए जैसा कि उन्होंने राजमंडल उन्होंने मतलब कि कौटिल्य ने राजमंडल राष्ट्र के लिए अपने विस्तृत सिद्धांत में उल्लेखनीय किया है कि वह ग्रामीण इलाका के रूप में शुक्र ने राष्ट्र को राज्य के 7 तत्वों में से एक के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ है लोग या जनसंख्या। किसने? तो शुक्र ने। एक शुक्र है जिन्होंने क्या किया? तो शुक्र ने राष्ट्र को, किसको? तो राष्ट्र को, एक नेशन को राज्य के 7 तत्व, क्या? तो राज्य के कितने तत्व? तो 7 तत्व। यह हाईलाइट पॉइंट होगा जिसको मैं 2 बार 3 बार बोलूंगा। राज्य के 7 तत्वों को रूप में वर्णित मीन्स विभाजित, मतलब वर्णन करना मीन्स अलग अलग करना, जिसका अर्थ है लोग। राष्ट्र का मतलब है लोग माने कि जनसंख्या जो उसमें रहते हैं। यह स्पष्ट है कि जो प्राचीन भारत में मीन्स एशियंट इंडिया में हमारे पास राज्य को परिभाषित करने के लिए सैद्धांतिक अवधारणा नहीं हो सकती है। जो हमारे पास जो एशियंट इंडिया में ना, प्राचीन भारत में हमारे पास राज्य को परिभाषित करने के लिए क्या? तो सैद्धांतिक अवधारणा नहीं हो सकती। क्या? तो सैद्धांतिक अवधारणा नहीं हो सकती। या हम प्राचीन राज्य मीन्स जो एसेंट राज है ना मीन्स स्टेट, उसको आधुनिक कल्याणकारी राज्य के समान संरचनात्मक ढंग में नहीं आता है जो अभी है, मतलब करेंटली में है ना, उसकी तुलना हम प्राचीन से नहीं करते और प्राचीन वाला जैसे अभी नहीं हो सकता। लेकिन यह स्पष्ट है, यह क्लियर है कि हमें क्षेत्र, तो क्या एरिया, लोगों, क्या पीपल, पॉपुलेशन, किले और सरकार के बारे में मुख्य समझ है। इस सब के बारे में किस के बारे में? हमें क्षेत्र के बारे में समझ है, हमें लोगों के बारे में समझ है और हमें सरकार एवं किले मतलब कि बॉर्डर के बारे में समझ है। जो मतलब कुछ मुख्य द्वार होता था, किले माने वह संरक्षण के लिए होता था। दर्शाता है महत्वपूर्ण राज्य जो कि संरचनात्मक लोगों के लिए माना जाता है। महत्वपूर्ण राज्य है जो कि वो किसके लिए? वह राज्य जो संरचना में लोगों के लिए माना जाता है। और अंग्रेज ने तो क्या, किसने? तो अंग्रेज ने भारतीय शासन कला को, जो अंग्रेज हुए थे ना, अंग्रेजों ने जो कि भारतीय शासन कला को क्या? तो परचाई निरंकुशता मतलब होता है कि भाई अपना चलाना, सिर्फ अपना करना और किसी का नहीं। लाइक यू नो, जहाँ पर हम नॉर्थ कोरिया जिस कैपिटल प्योंगयांग है, तुम उसका देख सकते हो, जो शासक है वो भी निरंकुशवाद है, निरंकुश शासक है। मतलब यार अपना मन से कुछ भी करता है, जैसन हम तैसन तू ही रहेगा, ऐसन वैसन करता है। जैसे ओरिएंटल डेस्पोजियम मेटकॉफ, क्या? तो मेटकॉफ जो 2001 में रूप में परिभाषित किया, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य, क्या? अपने फ्यूचर के प्रशासन मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसके लिए यह भारत का जो अतीत मीन्स हिस्ट्री के बारे में दृष्टिकोण का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि एशियाई देश जिसमें आपको आ जाता है ये देश: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिशस, फिलीपींस, ताइवान, चीन, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान, सऊदी अरब। ये सब जो एशिया की देश आती है, यह सब जो एशियाई देश आती है ना, उसके पास कोई कानून या संपत्ति नहीं थी। क्या? तो कोई कानून और संपत्ति नहीं थी, इसीलिए इसके लोगों को कोई अधिकार नहीं था।
किसके? तो एशियाई लोगों को। मेटकॉफ यह 2001 का संदर्भ है। ओरिएंटल निरंकुशता, क्या? ओरिएंटल निरंकुशता, ओरिएंटल निरंकुशता, ओरिएंटल निरंकुशता, जो ओरिएंटल निरंकुशता का मतलब था कि लोगों की कोई इच्छा नहीं है। ओरिएंटल निरंकुशता माने ये ओरिएंटल निरंकुशता से उनका मतलब था कि लोगों की कोई इच्छा ही नहीं है, इसीलिए तानाशाही, क्या? तानाशाही, जैसा लाइक नॉर्थ कोरिया के हमारे शासक महोदय तानाशाही या एडोल्फ हिटलर द्वारा बनाए गए, मतलब जो तानाशाही द्वारा बनाए गए कानून मीन्स जो लॉ होते थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कोई कानून मौजूद नहीं है। लाइक नॉर्थ कोरिया। हिगेल के बारे में हमारे किसके बारे में? यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो इसके यूपीएससी का प्रीलिम्स में, यूपीएससी का मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में हिगेल महोदय के बारे में पढ़ाने के लिए बोला गया है। और इसके लिए कोई विशेषता आवश्यकता नहीं है, इसके लिए एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, तो क्वेश्चन बना लोगे यूपीएससी का। ये हिगेल है, कौन? तो हिगेल महोदय है। हिगेल ने यह भी सुझाव दिया, क्या? तो हिगेल ने यह भी सुझाव दिया कि एसेंट काल में, एसेंट इंडिया में, जो प्राचीन भारत में ना कोई राज नहीं हो सकता है। हिंदू राजनीति, क्या? तो हिंदू राजनीति अस्तित्व में हमें लोगों के साथ प्रस्तुत करता है। जो हिंदू है ना वो पॉलिटिकली अस्तित्व में हमें लोगों के साथ प्रस्तुत करता है, और लेकिन कोई राज नहीं, इसलिए यह औपनिवेशिक स्थापित समझ यह भारत में और एशियाई देशों में, क्या? तो भारत में और एशियाई देशों के बारे में दुनिया में प्रबल हुई, मीन्स प्रबल में बड़ा हुई, उसकी उत्पत्ति हुई। इसने न केवल एसेंट इंडिया की ज्ञान विरासत को गलत समझा, बल्कि उसने राजनीतिक पॉलिटिकली और राज के बारे में यूरोपीय जो पॉलिटिकल्स है, यूरोपीय राजनीति का ज्ञान, तो क्या यूरोपीय जो पॉलिटिकल है, यूरोपीय जो राजनीति है उसका ज्ञान पर एक पौराणिक, क्या? तो पुराने वाला पौराणिक वर्चस्व भी बनाया। किसने? तो ये यूरोपियन ने। लेकिन इस उपयुक्त चर्चा के साथ कोई भी स्पष्ट रूप से यह समझ सकता है, क्या? तो यह समझ सकता है कि एसेंट इंडिया, जो प्राचीन भारत में जो राजनीति और राजशिल्प, क्या? जो राजनीति और राजशिल्प की भावना है ना, इससे इस दावे का समर्थन करने के लिए अशोक के शासन के तहत यह राजनीतिक व्यवस्था भी उदाहरण ले सकता है। अशोक, यहाँ पर हमारा सम्राट अशोक का बात है, तुम्हें पता होगा द ग्रेट अशोका, इसके बारे में बहुत अच्छा से, मतलब वह काफ़ी बदल गए जब मतलब कलिंग का लड़ाई जिसमें लाखों लोग मारे गए और उससे कई लोगों को घायल हुए। तो रानी पद्मावती के मतलब यह दूरदर्शन से अस्तित्व में आए और बौद्ध धर्म को अपनाए, और धर्म शर्म गच्छामि, बौद्ध शर्म गच्छामि ये अपनाए, और मतलब 3 श्लोक थे। और इसमें उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, हमें छोटों का व्यवहार अच्छा करना चाहिए, और हमें मतलब दुखों दर्द को बांटना चाहिए, और हमें लोगों को सहायता वगैरह करना चाहिए, और हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो यह किस में? तो अशोक की जो राजनीतिक थी, अशोक के शासन के तहत और अशोक की तहत राजनीतिक पॉलिटिकली व्यवस्था में सिस्टम का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे न्यायपालिका जस्टिस में राजा की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। जस्टिस जो न्यायपालिका है ना, उसमें किसका? किंग का जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक, उसको शक्तियों के बारे में, उसके पावर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। क्या? तो विस्तृत माने बहुत बड़ा चर्चा की गई है। अब हम सेकेंड पॉइंट पाते हैं, तो जैसे कि दूसरी महत्वपूर्ण सीमा क्या था? तो सेकेंड महत्वपूर्ण सीमा था राजा द्वारा राजनीति शक्ति, राजा के द्वारा क्या? राजनीति शक्ति का यूज। और प्राचीन वैदिक जो एसेंट वैदिक एरा था, उस समय राजा को समिति के तथा सभा नाम के 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रशासन करने का अधिकार है। जो एसेंट इंडिया में ना दूसरी महत्वपूर्ण सीमा था कि राजा द्वारा जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पावर है ना, उसका उपयोग के बारे में प्राचीन वैदिक काल में, कि कब? तो प्राचीन वैदिक एरा में राजा को समिति, क्या? तो राजा को समिति और सभा नाम का 2 महत्वपूर्ण, क्या? तो संस्थाओं के प्रशासन करने का अधिकार है। यह समिति मतलब कमिटी को, या कमिटी कमिटी, तुमको मालूम होगा कमिटी का स्पेलिंग, जिसका कमेटी मतलब CUMMITTEE, कमेटी माने यह समिति ही होता है। तो उसके उन सभी लोगों को, क्या? तो लोगों को आम सभा मीन्स कॉमन जो सभा होता है ना, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
जो राजा की चुनाव की प्रक्रिया में, राजा के इलेक्ट की प्रक्रिया में, इलेक्ट की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह माना जाता था कि मतलब यह भी माना जाता था कि ये वैदिक समिति संप्रभु संप्रभु विधानसभाएं भी थी। विधानसभाएं जैसे भी विधानसभाएं होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधान परिषद होती है। उसी दूसरी ओर दूसरी ओर सभा के प्रमुख कौन थे? शक्तिशाली पुरुषों और नोबल बुजुर्गों में एक परिषद थी। नोबल मतलब बहुत उत्कृष्ट पुरुषों की। लिडविग का क्या कहना है? तो लुडविग का कहना है कि सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों और अमीर लोगों के लिए थी। और उनकी समिति क्या थे? उनकी समिति माने कमेटी आम लोगों के लिए, उनकी समिति और जो कमेटी थी जो क्या थे? उनकी समिति जो है कमेटी उन लोगों के, आम लोगों के लिए है, जिनके अनुसार क्या? तो सभा और ग्राम परिषद, जैसे अभी तुम जानते हो भाग अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को पंचायती राज को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में बताया गया। तो इस प्रकार ग्राम परिषद की बैठक स्थान हो सकती है। इसीलिए क्या? तो दो अलग अलग संस्थान थे, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट थे। इसका उद्देश्य क्या था? उसका जो उद्देश्य फीचर था कि रचना भी अलग है। और जैसे अर्थवेद में उल्लेखनीय है, अर्थवेद हमारे हिंदू धर्म के वेद हुए। इस अर्थवेद में उल्लेखनीय किया गया है कि सभा है ना, और समिति जो प्रजापति के दो बेटियां हैं। हमारे अर्थवेद में क्या गया है? सभा और समिति प्रजापति की क्या है? तो दो बेटी है, मीन्स डॉटर है। यह सभा महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने प्रशासन से संबंधित सभी मामलों को राजा को सलाह दी और परामर्श किया। जो सभा था ना वो इम्पोर्टेंस था। सभा क्यों इम्पोर्टेंट था वैदिक एरा में? क्योंकि यह उन्होंने प्रशासन से संबंधित क्या? तो प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न मामलों क्या? तो विभिन्न इशूज पे, विभिन्न प्रॉब्लमों पर, विभिन्न मामलों में, इशूज में राजा को क्या? तो सलाह दिया करते थे, परामर्श दिया। जैसे लाइक हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे कैबिनेट में जो होते हैं, कैबिनेट में जो सलाहकार होते हैं ना, और जैसे राज्य सलाहकार में भी होता है IAS ऑफिसर सब हमारे हुए लोग, उसी प्रकार उस समय भी कोई मतलब प्रशासन में सलाह देने योग्य व्यक्ति होते थे जो उनको सलाह देते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हम सभा और समिति पे, तो इसके अतिरिक्त विदर्थ तीसरे प्रकार के संस्थान निकाय थी। विदर्थ क्या था? तो विदर्थ तीसरे प्रकार की एक इंस्टीट्यूट थी जो धार्मिक मामलों रिलीजन के मामले में, और गाइड धार्मिक मीन्स और नॉन रिलीजन के मामलों में, और युद्ध मीन्स वार के मामलों में, और मुद्दे जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सभाएं करती थी। विभिन्न उद्देश्य जैसे क्वेश्चन आ सकती है कि लाइक कि मतलब धार्मिक मामला, गैर धार्मिक मामले और युद्ध के मामलों में कौन इस पे चर्चा करते थे, या उनका उद्देश्य भी कौन सभाएं करते थे? तो इस पर होगा विदर्थ करते थे। विदर्थ जो इंस्टीट्यूट थे वो करते थे। विदर्भ का अर्थ क्या? जैसे हमारे अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्ट्री होता है। जैसे लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग होता है, सड़क मिनिस्ट्री अलग होता है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्ट्री अलग होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री अलग होता है, एटसेट्रा। इसी प्रकार उस समय जो होता था मतलब धार्मिक मामला, गैर धार्मिक मामला, युद्ध संबंधित मुद्दे, उस सब को कौन करते थे? तो उस सब को आपको पता होना चाहिए। इसको विदर्थ तीसरे प्रकार के जो संस्थान निकाय थी वह करते थे। विदर्थ का अर्थ आदेश या आदेश जारी करने वाला निकाय के रूप में होता था। विदर्थ का अर्थ क्या होता था? विदर्थ का अर्थ होता था आदेश या आदेश जारी करने वाले निकाय के रूप में होता था विदर्भ का। समझ गया? वे सभा और समिति के तरह ही नियमित प्रकार से विधानसभाएं नहीं होती सकती थी। विधानसभाएं क्या? तो नहीं हो सकती थी, लेकिन विशेष अवसरों पर विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। क्या? तो विशेष अवसर पर विशेष उद्देश्य के लिए। अब हम आते हैं 1.4 पे। 1.4 में जिसमें कहा गया है राजशाही और राजकला की उत्पत्ति और सिद्धांत। क्या? तो राजशाही और राजकला की उत्पत्ति के सिद्धांत। यह है वैदिक कालीन, क्या है? यह है वैदिक कालीन ग्रंथ। वैदिक कालीन ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक स्रोतों में भी राज की अवधारणा दिखाई देती है, जिसमें संहिता प्रमुख है। जिसमें क्या है? तो जिनमें संहिता प्रमुख है मीन्स, और संहिता के चरण के बाद यह लगभग 1000 मीन्स 1000 बिफोर क्राइस्ट के BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथ। क्या? तो
क्या तो यह 1000 BC के उपरांत 1000 BC के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों क्या तो ब्राह्मण ग्रंथों के युग था। किसका? तो ब्राह्मण ग्रंथों का एरा था। अब वहीं पर बात करें 7वीं सेंचुरी की, मीन्स 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, मतलब जो 7वीं सेंचुरी की बिफोर क्राइस्ट के जो चरण थे, जो एरा थे, उसमें उस समय में कि सामाजिक राजनीति, क्या सामाजिक और राजनीतिक, इट मीन्स सोशली, इट मीन्स सामाजिक और राजनीतिक का बात करें तो मतलब हम सोशलिकली एंड पॉलिटिकली संस्थानों को जानने के लिए 3 महान ब्राह्मण ग्रंथ है। 3 क्या है? तो महान ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें शतपथ एतरे और तैतरेय, यह 3 महान ग्रंथ कौन कौन से है? शतपथ, तेतरे, तैतरेय, यह याद रखने योग्य बातें हैं। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ, जो रामायण और महाभारत है, क्या है? काफ़ी प्राचीन एसेंट ग्रंथ हैं। यह राजाओं के विभिन्न सिद्धांतों को समझने के लिए उपयोगी है। क्या? तो रामायण, महाभारत। इस काल को 2 अलग अलग धाराएं हैं कि तो किस में इस जो काल है ना, उसकी क्या 2 अलग अलग धारा है। पहला है मजबूत राजशाही शक्ति का युग और सभा और समिति का पतन। पहला क्या है? तो पहला हम ले सकते हैं मजबूत, मीन्स स्ट्रॉन्ग, राजशाही शक्ति, इट मीन्स जो मोनार्की का शक्ति पावर है उसका ये या युग, और सभा और समिति का ही पतन। और दूसरा है 4th से लेकर 5 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, किससे? तो 4वीं से लेकर 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में सरकार ने क्या तो गणतांत्रिक रूप उदय हुआ। क्या? सरकार का रिपब्लिक जो रूप होता है वह पैदा हुआ या उदय हुआ। हम इस चरण में क्या तो इस चरण में हम बात कर सकते हैं, इस चरण में राजनीतिक केंद्र गंगा का क्षेत्र था, जो गंगा का प्लेन है ना वो था, और फिर जो पंजाब क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जो कहाँ पर पंजाब क्षेत्र का स्थानांतरित हो गया, पंजाब का प्लेन में। आर्य सभ्यता का विवरण प्रदान करने वाला मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद है। जो आर्य सभ्यता है ना, हमारे आर्य का जो सभ्यता है, जो आर्य का जो सिविलाइजेशन है ना, उसका विवरण, उसके जो करने वाले प्रदान करने वाले मुख्य ग्रंथ क्या है? तो हमारे ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, तुमको पता होगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सभा और समिति, सभा और मतलब कम्युनिटी, समिति स्थान पर मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई। कहाँ पर? तो मतलब क्या चीज़ का नियुक्ति किया गया? तो इसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई। और प्रशासनिक अधिक केंद्रीकृत किया गया, और जो प्रशासनिक ना अधिक सेंट्रलाइजेशन किया गया। और इसमें ग्राम स्तर पर क्या तो ग्राम प्रधान नियुक्ति किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम स्तर पर क्या तो ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। और राजा को मनोनीत करने का सदस्य था और नियुक्त किया गया, जो कि राजा को मनोनीत सदस्य था। ग्राम प्रधान ही राजा को मनोनीत करते थे। आगे हम बात करें तो ऐतरेय, किसमें? तो ऐतरेय आगे हम बात करते हैं, जिसमें ऐतरेय क्या तो ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ में इस उस युग की, मीन्स उस एरा की, उस एज की प्रचलित विभिन्न प्रकार की क्या थी? तो राजनीतिक वर्गीकृत या उल्लेख है। जो राजनीतिक वर्गीकृत है, जो कि उल्लेखनीय किया गया, जो आगे अलिखित है, जो कि विभिन्न 5 बिंदुओं में लिखा गया। जैसे पूर्वी केंद्रित साम्राज्य, क्या तो पूर्वी केंद्रित समाज, जिसको हम यह कह सकते हैं कि ईस्टर्न जो सेंट्रलाइजेशन एम्पायर थे, उसमें यह बहुत ही मजबूत साम्राज्य नहीं थे। कौन? तो पूरी ईस्टर्न वाला है। उनमें केवल एक राज्य वर्चस्व हो, वह राजशाही का संयोजन के लिए संघीय साम्राज्यवाद था। क्या? तो संघीय साम्राज्यवाद था। हम आते हैं सेंट्रल में। सेंट्रल देश में कुरु और पंचाल, सेंट्रल मतलब मध्य देश में कौन? तो सेंट्रल देश में या मिडिल देश में कौन? तो यह कुरु और पंचाल, यह क्या थे? तो यह मुख्य रूप से राजशाही आधारित था। और हिमालय से उत्तर में, मीन्स हिमालय के जो नॉर्थ में, उत्तर में कुरु और उत्तर में मद्रास राज थे। कौन? तो मद्रास राज थे। इसका अर्थ है संप्रभुता या राज सहित। मद्रास राज थे, जिसका अर्थ क्या है? तो संप्रभुता। उरु उत्तर कुरु, जिसका संप्रभुता या राज सहित है। वेस्ट में बात करें, मीन्स पश्चिम में, माने कि पश्चिम में कुछ राज्यों में स्वराज किस्म की राजनीति थी। पश्चिम के कुछ राज्यों में क्या थे? स्वराज किस्म की राजनीति थी। और वहीं दक्षिण में, मीन्स साउथ में बहुत संतवतों के भुज प्रकार की राजनीति थी, जिसका मतलब है कि गैर वंशानुगत, मतलब वंशानुगत नहीं, मतलब कि उसके बाद और उसके बाद वाला नहीं है, मतलब एक ही खानदान वाला इस यहाँ पर नहीं चलने वाला है। इसका नेतृत्व, जिसका अर्थ है सर्वोपरि शासन हो सकता है। दक्षिण में संतवतों, जो कि क्या थी? सर्वोपरि शासन हो सकते हैं। अब हम आते हैं 1.5 पे, कैश 1.5 पे। अब हम आए जिस पे वो टॉपिक नंबर या टॉपिक का 1.5, राजशाही और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत। क्या? तो राजशाही और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्राचीन, इट मीन्स जैसा कि हम मध्ययुगीन के बारे में सच है, मध्ययुगीन मीन्स मेडावल के बारे में सच है कि भारत में राज नहीं था। भारत में क्या नहीं था? तो राज नहीं था, जैसा कि 17वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी में था।
लाइक जो 17-18 सेंचुरी में था। पश्चात क्या तो दार्शनिक जो फिलोसफर और व्यक्तिवाद राज को क्या तो आवश्यक बुराई मानते हैं। यद्यपि कानून, लॉ और व्यवस्था, इट मीन सिस्टम बनाए रखना राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। क्या तो महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेफ्टी अधिक या कम से कम उतने ही महत्वपूर्ण एवं धर्म की राजनीति, तो क्या धर्म की राजनीति समान अवधारणा एक अनिवार्य पहलू था धर्म की राजनीति। तदनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि जो राज्य के धर्म के कारण, जो मतलब स्टेट को ना धर्म के कारण बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक साधन माना जाता था। क्या तो एक राजनीतिक साधन, इट मीन्स कम्युनिकेशन माना जाता था, राजनीतिक एक पुल ब्रिज माना जाता था। यह एक आवश्यक परोपकार था। क्या यह एक आवश्यक परोपकार था और यह एक आवश्यक बुराई भी थी। यह लोगों के जीवन, क्या तो यह लोगों के जीवन पर क्या तो पूर्ण अधिकार, संपूर्ण रूप से अधिकार के साथ शक्ति का एक समूह, क्या तो शक्ति का एक समूह था, लेकिन वह था जहाँ पूर्ण अधिकार शायद ही कभी उपयोग किया जाता था। और बात करें, यद्यपि यह जो लोगों के द्वारा चुना गया राज नहीं था, यह क्या था, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया राज नहीं था। और लेकिन यह एक निश्चित रूप से एक ऐसा राज था जो प्राचीन इंडिया में, मीन्स एसेंट इंडिया में सभी धर्मों के कल्याण व अस्तित्व की चिंता करता था। लेकिन यह एक ऐसा राज था जो एक दो मतलब पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, इलेक्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन यह प्राचीन भारत में ये सभी धर्मों के क्या तो ये सभी धर्मों को कल्याण व अस्तित्व की चिंता करता था। यह एक अच्छी बात है। और राज का आधार था, तो क्या राज का आधार था, राजा जिसे धीरतावत के रूप में जाना जाता है, वो को पवित्र कानून व रक्षक माना जाता था, जिसका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना, नैतिकता एथिक्स और को प्रोत्साहित करना और एजुकेशन को संरक्षण करना, शिक्षा को संरक्षण देना था। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में इन्हें धर्मपति भी कहा जाता है। धर्मपति किन्हें, तो किंग को, राजा को धर्मपति कहा जाता था। किसे, तो किंग को, राजा को धर्मपति क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो सभी धर्मों को समान रूप से करते थे, पवित्र कानून को रक्षक माने जाते थे। इनका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना, मीन्स धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं मानना, धर्म माने होगा यहाँ पे कि सभी धर्मों को बढ़ावा देना, एथिक्स नैतिकता को प्रोत्साहित करना, शिक्षा एजुकेशन को संरक्षण देना। इसीलिए इसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, तो धर्मपति कहा गया है। यह धर्म को राज्य के अंत के रूप में वर्णित करता है। किसके अंत के रूप में वर्णित करता है? सामान्यतः अधिकांश जो इंडोलॉजिस्टिक्स द्वारा स्वीकार किया गया है। यह कहना नहीं है कि जो एसेंट इंडिया मीन्स प्राचीन काल में किसके द्वारा कहा गया, तो इंडोलॉजिस्टिक्स। और यह कहना नहीं है कि जो प्राचीन एसेंट इंडिया में, प्राचीन भारत में राजा मुख्य रूप से लोगों की नैतिकता और भलाई से संबंधित था। वह लोगों की जो भौतिकी कल्याण, क्या तो लोगों की भौतिकी कल्याण, फिजिकल कल्याण के लिए बढ़ावा देने में जिम्मेदार था। इसीलिए हम यह कहते हैं कि यह कहते हैं कि भारत में जो राज थे, भारत में राज ने व्यक्ति की भौतिकी और नैतिक विकास दोनों के लिए कार्य किया। जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत में राज स्टेट ने व्यक्ति को भौतिकी और नैतिक विकास दोनों के लिए कार्य किया, जिससे क्या हुआ, तो अंततः पूरे समाज को पूर्ण विकास हुआ। और प्राचीन भारत मीन्स एसेंट इंडिया के सभी संस्कृति, इट मीन्स कल्चर एवं साहित्य, मीन्स इसका कल्चर एवं इसका लिटरेचर, इसका रिलीजन, अर्थ को, मतलब फिर से हम हिंदी में बोल रहे हैं तो सॉरी यार, हिंदी में ही बोलने दो, मैं इंग्लिश मीडियम में ही काहे बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। खैर, मैं ये अपना खुद के लिए पढ़ रहा हूँ भाई, इससे मैं गलती करता हूँ तो उसमें मैं खुद के लिए गलती करता हूँ, सुधार भी करूँगा। और इस पर कोई कमेंट नहीं करना कि यार तुमको कुछ होता नहीं पढ़ा वगैरह, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको लास्ट टाइम में सुन कर जाऊँगा। और प्राचीन भारत के जो सभी संस्कृति और साहित्य, धर्म एवं अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष पर जोर दिया गया। जो प्राचीन भारतीय समाज थे ना, मीन्स एसेंट भारतीय समाज, वो धर्म से संबंधित था। किससे, तो रिलीजन से संबंध था। जहाँ पर राज मतलब क्या, तो स्टेट, राजा के कार्यालय के माध्यम से वो अपने कौशल और मंत्रियों द्वारा क्या तो सहायता प्राप्त किया और व्यक्ति के स्वर्गायन और कल्याण का एहसास करना था। हम बात करें प्राचीन और मध्ययुगीन काल में, मीन्स हम बात करें प्राचीन मीन्स एसेंट एंड जो मिडाइवल के एज में, एसेंट और मिडाइवल के एज में
एंशिएंट और मिडाइवल के एज का बात करें तो हम भारत में राजा के साथ खुद को व्यक्त करता था और इस प्रकार राज का व्यक्ति था। राजा क्या था? तो राज का व्यक्ति होता था, पर्सन होता था। राज की उत्पत्ति सभी प्राचीन लेख में राजशाही की उत्पत्ति से निकटता से संबंधित है। राजा की उत्पत्ति किससे? राज की उत्पत्ति सभी प्राचीन लेख में क्या है? तो राजशाही की उत्पत्ति से निकटता से क्या है? तो रिलेटेड है, संबंधित है। चाहे वह मनु का दिव्य मूल का सिद्धांत हो, मनु का, या फिर कौटिल्य की सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हो। कौटिल्य और के बारे में पढ़ना हमारा यूपीएससी का भी सिलेबस है। राजत्व क्या? तो राजत्व की उत्पत्ति के संबंध में क्या? तो बर्मा मीन्स म्यांमार का मानना है। यहाँ पर बर्मा मतलब म्यांमार नहीं समझ लेना भाई, ये बर्मा कोई और है, एक महोदय है, विद्वान है। संबंध में बर्मा का मानना है कि एक वैदिक काल में जो पारिवारिक जनजाति, हम लोग को बर्मा के बारे में सर्च करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं बर्मा, जो कि खुद को क्या गया और इसमें जनजाति कुल्लू के गांव में क्या? तो बर्मा का मानना है कि यह एक वैदिक काल में जो परिवार होते थे, फैमिली, वह जनजाति कुल और गांव में राष्ट्र या राज्य के एकीकृत करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में क्या हुआ? उत्पन्न था। और सेकेंड दूसरा, और हम बोले तो कानून, जो कि प्राचीन इंडिया, कब? तो एसेंट इंडिया में प्राचीन भारत की राजनीति के पहलू, और जिसमें क्या? तो राजशाही को जादूगर और कृत के रूप में मानते हैं। क्या? तो कृत के रूप में मानते हैं। क्या? तो कृत के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? तो कृत के रूप में मानते हैं। यहाँ पर जिन्होंने धीरे धीरे खुद को राजाओं की बदल दिया। और हैपकिंस जो कि प्राचीन भारत में सत्तारूढ़ जाति की सामाजिक और सैन्य स्थिति का मानना है कि जो राजा होते थे ना, राजा वो सेना के अभिजात वर्ग, क्या? तो सेना के अभिजात वर्ग को न्यायकों और कमांडरों से संबंधित थे। किससे? तो कमांडरों से संबंधित थे। लेकिन एक बार राजा के आने के बाद राज के एक हो गए। क्या? तो राजा एक हो गए और राजा का कार्यालय उसके क्या? तो राजा के कार्यालय उसको क्या? तो इससे एक हो गए और इसमें एक हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि राजा का कार्यालय राज की संस्था बन गई। और हम अब आते हैं वैदिक साहित्य में। किसे? वैदिक साहित्य में राज की संस्था का उल्लेख मिलता है। किसका? राज का संस्था का उल्लेख मिलता है। रामायण राज्य की उत्पत्ति के साथ क्या? तो रामायण राज्य की उत्पत्ति के साथ ही संस्था को संदर्भित करती थी। क्या? तो संदर्भित करती है। एक संप्रभु के बिना क्या? तो एक संप्रभुत्व मतलब उसका अस्तित्व के बिना राज पानी के बिना एक नदी की सतह, जैसे एक संप्रभु के बिना राज पानी के बिना एक नदी की तरह है। पानी के बिना जिस तरह एक सूखी नदी होती है, इसी प्रकार एक संप्रभु के बिना एक स्टेट या एक देश होती है, जिस प्रकार की बिना पानी की नदी होती है। और वनस्पति के बिना एक जंगल, एक मरु दिखाएगी। एक चारावाह के बिना एक गाय, एक चारागाह मतलब जो उसको चराने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके बिना, चरवाहा के बिना मतलब बिना गाय, कैसे उदंड होती है, उधर उधर भागेगी। राजा अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता था। धार्मिकता मतलब नैतिकता के मार्ग पर, मीन्स अच्छे चीज़ों के मार्ग पर। राजा लोगों को अच्छे मार्गों पर, धार्मिकता मीन्स अच्छे संस्कृतियों पर ले जाते थे और इनका मार्गदर्शन करता था। और वह अपने विषयों को क्या? वह अपने विषयों और उनके लाभार्थियों को एवं माता पिता है। राजा अच्छे और बुरे को समझा जाता है। राजा अच्छे और बुरे को समझता है, अपने राज्य की रक्षा करता है। राजा क्या करता है? अच्छा और बुरा भी समझता है, अपने स्टेट का सिक्योर करता है, मीन्स सेफ्टी करता है, रक्षा करता है। उससे वंचित देश अंधेरे में डूब हुआ होगा। राजा से वंचित जो होगा वह देश अंधेरे में डूबा होगा। महाभारत में भी राज्य के महत्व का वर्णन किया गया। जो हमारे महाभारत ग्रंथ हुए ना, उसमें भी किसका वर्णन है? तो राज मीन्स स्टेट का वर्णन महत्व दिखाया गया। क्योंकि अजरक राज्यों के निवास के योग्य नहीं है, जो माना जाता है। क्या? क्योंकि अजरक राज्यों को निवास के योग्य नहीं माना जाता है। जैसे महाभारत में क्या? तो महाभारत में राज्य के अंत को जीवन की 4 वस्तुओं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। एक तरह क्या? तो एक तरह से भौतिकी और नैतिक दोनों, भौतिकी और नैतिक मीन्स एथिक्स। इसलिए यह पौराणिक राजधर्म क्या? तो पौराणिक राजधर्म को अपना आधार बनाता है।
इसी प्रकार राज्य के जो धर्म मीन्स धर्म से तात्पर्य सत्य है, यहाँ पर धर्म का तात्पर्य सत्य होगा, सत्य के मार्ग पे मतलब अच्छी चीज़ों को सिखाना। यहाँ पर धर्म का मतलब किसी रिलीजन से मतलब नहीं है, धर्म से तात्पर्य सत्य है। यह धर्म को बढ़ावा देने में मतलब सत्य को बढ़ावा देने, अच्छे कर्मों को बढ़ावा देने में संरक्षित करने के मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कामावेश राज्य को बनाए रखने का वाला कानून एक पौराणिक क्या है, एक पौराणिक अवस्था है या पौराणिक क्या है तो व्यवस्था या अवस्था है। यह तीन आधारों को क्या है तो संदर्भित किया जाता है, वार्ता, धर्म, दंडा। वार्ता, धर्म और दंडा। अब हम वार्ता, वार्ता जिसका अर्थ है, जिसका माने हुआ, वार्ता माने हुआ कि कृषि, क्या वार्ता माने क्या हुआ तो कृषि, मवेशी का पालन, व्यापार, ट्रेड। धर्म शाश्वत को दर्शाता है, धर्म किसको, शाश्वत, जो सत्य है, धर्म माने सत्य, उस शाश्वत को दर्शाता है, जो धारण करता है, दुनिया को दर्शाता है। फिर दंडा, दंडा जिसमें सरकार, दंडा क्या, जिसमें सरकार, संप्रभुता, आज्ञाकारिता शामिल है। देखो दंडा में क्या है तो इसका मतलब सरकार, इसमें संप्रभुता और उसमें आज्ञाकारिता शामिल है। सभी एक में संलग्न है, सभी क्या है तो एक में संलग्न है। जैसे राज मनुस्मृति में, राज में क्या, मनुस्मृति में, और एक ऐसा है जो कि आदर्श समाज मीन्स एक आदर्श सामाजिक और आर्थिक संगठन की क्या करता है तो स्टैब्लिश करता है, स्थापना करता है। और फिर बात करें हम राज को जो दिव्य मूल्य सिद्धांत है ना, राज के जो दिव्य मूल्य सिद्धांत को तोड़ते हुए मनुस्मृति में क्या है तो मनुस्मृति में राज्य के जो कार्य है, मनुस्मृति में जो राज्य के कार्य बताया गया है, मनुस्मृति में जो राज्य के कार्य है वह सभी वर्णों को क्या है तो सभी वर्णों को सामान्य कानूनों का पालन करने, राज्य के भीतर शांति बनाए रखने, सामान्य कानून का पालन करने और राज्य के भीतर सभी कानून बनाए रखने और राज्य के बाहरी नियंत्रण से मुक्ति रखने, मतलब राज्य को बाहरी नियंत्रण मीन्स किसी अन्य का कॉलोनी होने से मुक्ति रखने और कीमतों के नियंत्रण करने, मतलब जो मुद्रास्फीति वगैरह नहीं होने देना। लाइक तुम समझता हो कि मुद्रास्फीति यूपीएससी पूछता ही है। और जैसे कि अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून बनाना, फिर क्या तो उसको मतलब कीमतों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ज़्यादा नहीं होना, विवादों को सुलझाना, जैसे विवाद होना उसको सुलझाना, शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन देना, कर लगाना, टैक्स वसूल करना, अपराधियों को दंडित करना, ये कानून बनाना। यह मनु की अवस्थाओं में लोगों की नैतिकता, धार्मिकता और धन एवं आनंद को पूरा करने में मदद करने के लिए मौजूद है। यह सब है तो वह क्या है तो स्टेट का काम है, यह सभी सरकार मीन्स राज्य का काम है। स्टेट का क्या काम है तो मनुस्मृति में कहा गया स्टेट का काम है कि मतलब राज्य का कार्य है। मनुस्मृति में राज्य मतलब देश का काम बताया कि सभी वर्णों को समान कानून का पालन करने, ऑल वर्ग चाहे कोई भी वर्ग हो उसको क्या तो उसको, एवं इसमें और भी है एक आदर्श समाज की आर्थिक संगठित करना, जैसे दिव्य सिद्धांत मनुस्मृति सब संहिता बनाती है, जिसमें भगवान, मंत्री, कैपिटल, राजधानी, राष्ट्र, खजाना, सेना, सहयोगी, सर्वोत्तम मित्र और शत्रु राज, मंडल, राष्ट्र जैसे अंग होना। मनुस्मृति में राज्य का कार्य क्या क्या बताया कि सभी वर्णों को समान रूप से समान कानून पालन करना चाहिए, कोई भी वर्ण हो, कोई भी धर्म हो, समान रूप से करना। और राज्य के भीतर शांति बनाए रखना मीन्स मत उसमें खून खराबा नहीं होना, सिविल वार नहीं होना, और राज्य के बाहरी नियंत्रण से मुक्ति रखना, किसी अन्य के प्रभुत्व में न हो, किसी अन्य के अधीन न हो, स्वतंत्र होना, राज्य के भीतर शांति बनाए रखना और राजा के बाहरी नियंत्रण से मुक्ति रहना, कीमती नियंत्रण करना, विवादों को सुलझाना, शिक्षा प्रदान करना, कर लगाना, टैक्स लेना, अपराधियों को दंडित करना, कानून बनाना। और मनु की अवस्था लोगों की नैतिकता और धार्मिकता, धन और आनंद को पूरा करने में मदद करने के लिए मौजूद है। हम बात करें सप्ततांग में राज्य के 7 अंग हैं। सप्तांग में राज्य के कितने अंग हैं तो 7 अंग है, अर्थात राज्य 7 अंगों का संगठन है, जिसमें राजा, अमात्य, कोष, जनपद, मित्र, दुर्ग, दंड। यह कितना है तो आपको बताना चाहिए कि सप्तांग में राज्य को कितने अंग तो 7 अंग दिया। यह पूछ सकता है भाई, मतलब हमारे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा ना शायद दिसंबर में होगा, सेमेस्टर 1 में यह पूछ सकता है कि सप्तांग के कितने अंग है उसका लिखिए और थोड़ा वर्णन करिए। तो यह होगा 7, राजा, अमात्य, कोष, जनपद, मित्र, दुर्ग, दंड। यह याद रखने योग्य बात है। सुरक्षा, राज्य जिसमें व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा प्रमुख थी। और न्याय में क्या तो न्याय में प्रशासन, धर्म और
संस्कृति और प्रसार, परोपकार और दान तथा राजस्व प्राप्ति के लिए तथा कर लगाना, टैक्स लगाना और जैसे कार्यों को करना। यद्यपि उन्होंने परिभाषित नहीं किया है। तो क्या परिभाषित नहीं किया है? राज वास्तव में क्या है? वह राज्य के 7 तत्वों के जंगल, बाघ, स्वामी, बहादुरी, निर्णय की त्वरित, मन की ताकत एवं उसमें आसानी से पहुंच योग्य, तेज बुद्धि जैसे गुणों के साथ राजा। अमात्य माने क्या? तो अमात्य माने पूरे प्रशासन के प्रभावी मंत्रिमंडल, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया उसके सभी कैबिनेट मिनिस्टर, प्रभावी मंत्रिमंडल से मुक्ति होने का उल्लेखन करते हैं। जनपद माने क्या? जनपद माने जनसंख्या, मतलब क्या? लोगों की जनसंख्या। भूमि मतलब क्या? चट्टानी, खारा, आसमान और क्या? कांटेदार इलाके, डेजर्ट एरिया। और जंगली जानवर जैसे फॉरेस्ट एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल सहित क्या? तो भूमि, उपजाऊ भूमि, लकड़ी, वुड, हाथी, एलिफेंट जंगलों में प्रचुर मात्रा में है। दुर्गा मतलब किला, दुर्ग होना चाहिए भाई, यहाँ पर गलती से शायद दुर्गा लिख दी है। दुर्गा, किला, प्राकृति, यह दुर्गा भी हो सकता है। यह दुर्गा में क्या? तो दुर्गा में क्या? किला, प्राकृतिक आपदाओं के लोगों की रक्षा कर लिए, सैन्य प्रतिष्ठा, ये एक प्रकार का शस्त्रागार, क्या? तो एक प्रकार का शस्त्रागार, सैन्य, तोपखाने और संचार का भंडारण। कोषा माने खजाना, सोने, चांदी, कीमती गहने, रत्नों को भरा हुआ होना और किसी भी आपदा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। दंडा माने क्या? वंशागुनत और किराए गए सैनिकों को क्या? तो किराए के सैनिकों से मिलकर यानी बल, मतलब डंडा माने क्या? डंडा माने क्या? डंडा माने वंशागुनत और किराए के सैनिकों, क्या? तो किराए मतलब जो गुंडा आता है ना भाई, यहाँ पर सैनिक है तो ये किराए के सैनिक, जैसे साउथ फिल्म में कैसे गुंडा को लाता है, आई लाइक साउथ मूवी। जैसे किराए के सैनिकों से मिलकर यानी बल, सैनिक कुशल हो। मित्र मतलब मित्रराज, लाइक भारत के जैसे मित्रराज, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एटसेट्रा, ये सब मित्र राष्ट्र हैं। वंशागुनत, दंडा मतलब राज। अर्थशास्त्र में प्रत्येक तत्व को एक दूसरे से बराबर माना जाता है। अर्थशास्त्र मान कौन? इसका कोटेशन का यूज हम अपने जीएस पेपर मेंस के एग्जाम में कर सकता हूँ, जो यूपीएससी के द्वारा, और ऑल्सो यू कैन दिस यूज सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर में कर सकता है सेमेस्टर 1 में। और यह अर्थशास्त्र जो किस में है? अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त जी को द्वारा जो लिखा गया है। अर्थशास्त्र मतलब जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बने, ये नहीं समझना भाई इसमें इकोनॉमी के बारे में। अर्थशास्त्र एक ऐसा बुक है जिसमें मतलब पॉलिटिकल के बारे में, राज्य के बारे में, राज चलाने के बारे में वर्णन किया गया है। यह मतलब चाणक्य जी के द्वारा या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम आते हैं राज्य की उत्पत्ति पे। किस पे? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य के जो उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने क्या? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की है। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई है, मतलब कौटिल्य जी का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई है जब लोग मछली के कानून या मत्स्य न्याय से थक गए। अब ये मछली का कानून क्या है? चलो जानते हैं। ये हमारे चाणक्य के अनुसार क्या? तो चाणक्य के अनुसार सरकार या विधि के जो शासन के अभाव में जो मानव समाज के पतित होकर अराजकता की स्थिति, अराजकता माने मतलब दुर्व्यवहार वाली स्थिति पहुंच जाएगा, जिसमें शक्तिशाली लोग ठीक उसी तरह निर्बलों को नष्ट कर देंगे, उनका शोषण करेंगे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही मछली का कानून है। जिस प्रकार बड़े लोग मतलब शक्तिशाली लोग छोटे लोगों को शोषण करेंगे, उसी जिस प्रकार की बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाते खचाक। हम जान गए यहाँ पर मतलब चाणक्य जो मत्स्य न्याय के थक गए। लोगों के मनु को अपना राज चुना। लोगों ने किसे? मनु को अपना राजा चुना। मनु को वह बताते हैं कि राजा को अनाज का 6वां हिस्सा और माल का 10वां हिस्सा और सोने का 10वां हिस्सा उसके उचित हिस्से के रूप में मिलना चाहिए। क्या? तो वह बोलते हैं क्या? राजा को 6वां हिस्सा मिलना चाहिए। संसद टीवी का एक प्रोग्राम है, उसमें भी देख सकते हो। राजा को अनाज का कौन सा हिस्सा? तो 6 हिस्सा मतलब 6वां हिस्सा। माल का कौन सा हिस्सा? माल मतलब मटेरियल होता है, यहाँ पर माल मतलब दूसरा शब्द नहीं समझना। माल माने मटेरियल। माल का कौन सा हिस्सा? तो 10वां हिस्सा। और राजा अपन मनु हिस्सा और सोने का भी 10वां, सोने मीन्स गोल्ड का कौन सा हिस्सा? तो 10वां हिस्सा उचित हिस्से के रूप में मिलना चाहिए। ये सब याद रखने योग्य बात है। इस प्रकार एकत्रित किया गया राजस्व, इस प्रकार एकत्रित किया गया जो टैक्स होती है, राजस्व होती है, उसे राजा
के प्रजा की सुरक्षा, राजा को क्या तो प्रजा मीन्स उसकी जो जनता होती है उसकी पब्लिक पॉपुलेशन की सुरक्षा मीन्स सेफ्टी के लिए भलाई सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा। और ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये जो अनाज होगा उसका इस्तेमाल अकाल की स्थिति में या जिस समय एलिनो के प्रभाव पड़ेगा उस समय करेगा। एलिनो प्रभाव जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता होगा उसको मालूम होगा एलिनो वगैरह के बारे में। और तुम 11th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में। जो पेरू के तट पे जिसकी कैपिटल लीमा, चिली जिसकी कैपिटल लीमा वगैरह के तट पे तुम इसके बारे में सुनता होगा। पेरू मीन्स साउथ पैसिफिक ओशियन में। अब हम आते हैं राजा किसमें, तो राज स्टेट पे। राज कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, राज मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वामी, राजा की अध्यक्षता में है। स्वामी ऐसे अधिकारी है जो उन्हें प्रशासन से संबंधित मामलों का सलाह देते हैं। स्वामी राजा। एक फिल्म मैं एक फिल्म पिछले कुछ मतलब सप्ताह पहले देखा था तो उसमें यही बात कहा गया था। ये साउथ का मूवी था जिसमें स्वामी राजा बड़े साहब ये बोला जाता था। यह स्वामी या राजा की अध्यक्षता में है। ऐसे अधिकारी है जो उन्हें प्रशासन से संबंधित क्या तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रिलेटेड मामला इशूज़ को या प्रॉब्लम से सलाह देते हैं। वह एक गढ़वाली राजधानी क्या तो गढ़वाली राजधानी के अपने क्षेत्र मीन्स एरिया में शासन करता था। खजाना और सेना की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जबकि सहयोग राज्य को यह सुरक्षित करने में या सुरक्षित रखने में उसकी क्या तो हेल्प मीन्स मदद करते हैं। और यह वही है जबकि वह हम कहा ऐसे अधिकारी जो कि उसे सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जबकि राजा का जो सहयोग राज्य को सुरक्षित रखने में मीन्स मदद करने में मदद करते हैं। यह वही है जो सप्तांग सिद्धांत क्या वह वही है जो किसमें तो सप्तांग सिद्धांत का मूल्य है। और फिर भी राजा की परेशानियां, तो राजा का जो परेशानियां पर चर्चा करते हुए इस समय कौटिल्य, तो कौन कौटिल्य, दो तत्वों में कौटिल्य 2 थिंग्स में राज्य में प्राथमिकता लोगों के रूप में मानते हैं। जिसमें राज्य में मतलब कौटिल्य 2 तत्वों को जिसमें राज्य में प्रशासनिक लोगों के रूप में मानते हैं। और जैसे राजा और राज्य, राजा संप्रभुत्वता और राज का प्रतीक, राज का प्रतीक, राज्य का प्रतीक, राजा संप्रभुत्व, राजा राज्य, राजा संप्रभुत्व और राजा संप्रभुत्व और राज का प्रतीक यह राजा होता है। इसके बारे में उल्लेखनीय किया गया है। ये हमारा PSR के लिए भी हेल्पफुल है। एस्ट्रो सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर और यूजुअल बोथ के लिए। हम आते हैं कौटिल्य की राजशाही पर। कौटिल्य का जो राजशाही है इट मीन्स कौटिल्य की राजशाही क्योंकि वह राज्य के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली सम्राट की स्थापना करना चाहता था। कौन? कौटिल्य। जो हमारे कौटिल्य या विष्णुगुप्त या अचानक महोदय थे वह राज्य की राजशाही क्योंकि वह राज्य के जीवन और संपत्ति क्या तो राज्य के वो जीवन है जो देश की जीवन है उसकी संपत्ति है उसकी जो धन संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए एक मजबूत एक शक्तिशाली एक स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल सम्राट मीन्स किंग की स्थापना करना चाहता था, सम्राट की स्थापना करना चाहता था। और फिर भी वह राजा के रीति रिवाजों क्या तो वह फिर भी वह राजा से क्या तो रीति रिवाजों धर्म और नैतिकता की रक्षा करने की मांग करता है। इस प्रकार मानव जीवन और सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक इकोनॉमी एंड कल्चरल और धार्मिक रिलीजन्स एंड जो राजनीतिक पूरी श्रृंखला में गले लगाता है। हालांकि धर्म की रक्षा कौटिल्य राज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कौटिल्य राज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा करना मीन्स धर्म मतलब सत्य की रक्षा करना। कौटिल्य राज में धर्म की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा था, सत्य की रक्षा। कौटिल्य के विचार में लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, कौटिल्य के विचार में क्या था? तो लोगों को कल्याण का बढ़ावा देना और राज्य की संस्था में व्यक्त राजा का आवश्यक कार्य है। मतलब कौटिल्य के विचार में था कि स्टेटमेंट में यह था कि लोगों को जो कल्याण है ना उसको बढ़ावा देना चाहिए और राज्य की संस्था में व्यक्त राजा का एक आवश्यक कार्य है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं, कौटिल्य जी अर्थशास्त्र में कहते हैं कि शक्ति आवश्यक है और
इसका शक्ति आवश्यक है और इसका अर्थ है शक्ति, लेकिन यह अंत नहीं है। अतः कौटिल्य के अनुसार क्या, तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग लोगों की खुशी, उनका तर्क है कि लोगों की खुशी, कौटिल्य के अनुसार लोगों की खुशी है, उनका तर्क है, मीन्स कौटिल्य जी का तर्क है कि राज्य के पास सत्ता होनी चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका लोगों की खुशी को बढ़ावा देना है। राज्य के पास तो सत्ता होनी चाहिए, लेकिन लोगों की भूमिका खुशी बनना चाहिए। यानी कि राज्य के पास तो सत्ता है और लोगों खुशी नहीं है, मतलब लोगों पर ये शोषण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती टैक्स लगा रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा टैक्स लगाना, आवश्यकता से अधिक कानून थोपना, ये थोपना, वो थोपना, फलना ढेलकना थोपना, ये सब राज्य को मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ, यह कहा गया है कौटिल्य के अनुसार कि राजा के पास तो सत्ता होनी चाहिए, लेकिन लोगों की खुशी, इसकी भूमिका में लोगों की खुशी को बढ़ावा देना। कौटिल्य राज की भौतिकी भलाई के लिए देखभाल करता है, और लेकिन यही नहीं रुकता। विषयों को जो सामाजिक और धार्मिक, क्या तो विषयों को सामाजिक और जो धार्मिक एवं नैतिक जीवन की, तो क्या तो नैतिक जीवन की भी रक्षा करता है। यह क्या तो पॉवर्टी, अनाथों को एवं पॉवर्टी, गरीबों को, गरीब लोगों को, पॉवर्टी पीपल को, अनाथ मतलब जिनका माता पिता वगैरह नहीं होते हैं, जो जिनके कोई नहीं सहारा देने वाला, तो उसे अनाथ कहते हैं। अनाथों को और वृद्धों को, जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनको, असहाय जिसके लिए कोई सहायक नहीं होते, असहायों को, अशक्तों को, जिसको मतलब कोई जो उसको अशक्त मतलब उसको सख्त ज़रूरत है किसी को, गर्भवती महिलाओं को, मीन्स जो मतलब जिस माताओं के पेट में मतलब बच्चा होता है उसको, नवजात शिशुओं को, जो नवजात शिशु होता है उसको, शिशुओं को समर्थन करता है। फिर कौटिल्य राज की भौतिकी भलाई में देखभाल करना, लेकिन यह नहीं रुकता कि विषयी, सामाजिक और धार्मिक नैतिक जीवन की भी रक्षा करता है। यह गरीबों को, अनाथों को, वृद्धों को, असहायों को, सशक्तों को, गर्भवती महिलाओं को, माताओं को, नवजात शिशु और समर्थन करता है। अब हम आते हैं स्वच्छता पर पहलू। कौटिल्य की आंख से बच नहीं पाई। जो स्वच्छता का इशू है, स्वच्छता का जो पहलू बात रहा, वह भी कौटिल्य से नहीं बच पाया। स्वच्छता, क्लीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाए हैं, और हमारे परम माननीय राष्ट्रपिता जी हुए हैं महात्मा गांधी जी के अवसर पे, तो हम स्वच्छता पर कौटिल्य के संदर्भ लेते हैं। स्वच्छता का पहलू कौटिल्य की आंखों से बच नहीं पाई। जो कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य के अनुसार गाँव और शहरों को, जो मीन्स जो रूरल एरिया के गांव, जो विलेज होते हैं, और अर्बन का जो सिटी टाउन होता है, उसकी योजना के अकॉर्डिंग बनाया जाना था। मीन्स गाँव को और शहरों को योजना के अनुसार बनाना जाना था। मीन्स योजना मीन्स एक मैप के अकॉर्डिंग एक योजना, जिस प्रकार हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसे 90 डिग्री पर कटती थी, इसी प्रकार बनाया जाना था। प्रत्येक घर में एक डिंग हिल होना चाहिए। प्रत्येक घर में एक डिंग हिल बनना चाहिए। प्रत्येक घर में एक डिंग हिल और एक निकास मीन्स आउटलेट होना चाहिए। सड़कों पर कूड़ा फेंकना अपराध था। क्या तो कौटिल्य के काल में सड़कों पर कूड़ा फेंकना अपराध था। शव या शवों को सड़क पर फेंकना एक गंभीर अपराध था। जैसे कोई भी कीड़ा वगैरह मर गया, यहाँ पर शव का मतलब, लाश का मतलब सिर्फ एक इंसान का लाश नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आधुनिक समय में कैसे कोई लाश या कोई वस्तु या एक्सीडेंट में मर जाता है तो वैसे ही छोड़ देता है। मतलब जो शहर वगैरह में तो मतलब कर देते हैं, हटा देते हैं, और लेकिन गांव देहात या ऐसे वाला एरिया में देखोगे जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं चल फिर पाते हैं, या कम ही लोग चलते हैं, या ऐसे सुनसान इलाका में, उस इलाके में तुम देखोगे ऐसे ही मतलब कोई जानवर का सब पड़ा है और अपना सेंट उघार रहा है, और इतना अच्छा था सेंट मारता है कि यार मर जाएगा इंसान, हद है। इतना अच्छा कोई मतलब कुत्ता जी शहीद हुए रहते हैं तो इतना गंद मारता रहता है। वैसे सबका लाश गंध मारता है। हम भी एक दिन मरेंगे तो हमारा भी लाश गंध मारेगा, यदि हमें अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार हमें यह नहीं कहते हैं कि भाई इस जानवर का, जैसे किसी का मतलब लाश वगैरह को, सबों को सड़क पर नहीं फेंकना गंभीर अपराध था उस समय। अनाज, तेल, जो अनाज होता है मीन्स तेल, ऑयल, क्षार, नमक, दवा, मिलावट दंडनीय अपराध था। जो अनाज में मतलब कोई मिलावट नहीं कर सकते थे, तेल में कोई मिलावट, अभी तो अनाज में मिलावट करता है भाई, जैसे कोटा वगैरह में जो कोटा वगैरह होता है NPL BPL, तेल में भी मिलावट करते हैं अभी लोग। फिर क्षार में भी मिलावट करते हैं, नमक में भी मिलावट करते हैं, दवा में तो बहुत मिलावट किया जाता है यार हॉस्पिटलों में। इसका दंडनीय क्या था, अपराध था। कौटिल्य के अकॉर्डिंग, जो कौटिल्य के अनुसार क्या, कौटिल्य के अकॉर्डिंग
और कौटिल्य के अनुसार राज कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को नियंत्रण करना था, राज को कुछ उद्योगों पर नियंत्रण करना था कौटिल्य के अकॉर्डिंग। यद्यपि इसे साम्राज्यवादी राज मीन्स जो मीन्स सेकुलरिज्म समाजवादी राज के रूप में बताया नहीं जा सकता। वहाँ पर निजी उद्यम, क्या तो निजी उद्यम चलाए जाते थे, क्या तो निजी उद्यम चलाए जाते थे जिसे कंट्रोल करना आवश्यक था, मीन्स जो प्राइवेटी लोग कर चलते थे। यह सभी कौटिल्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक सामान्यता था। यह सभी क्या तो कौटिल्य की इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी ने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए सामान्यता मिश्रित के रूप में सुरक्षित रहे होंगे। राज मतलब राज ने लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने की दृष्टि से व्यापार और ट्रेड एंड कॉमर्स के विनियमित किया, मीन्स जो कौटिल्य ने लोगों के कल्याण के दृष्टि से व्यापार और वाणिज्य को विनियमित किया। विनियमित माने चलते रहन, और बाजार शहरों को मार्केट और शहरों टाउन की स्थापना करने की गई और बाजार के घंटे तय किए गए कि बाजार इतने घंटे तक रहेगा, ऐसे रहेगा। अब हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि कौटिल्य वाला में कि यह कहा जा सकता है कि जो कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के अकॉर्डिंग राज के जो कार्य थे, राज के कार्य जो थे वह केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लोगों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वह व्यक्तियों को उच्चतम विकास प्राप्त करने में, क्या तो व्यक्तियों को उच्चतम विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाने में, उसको समर्थ बनाने में, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया, उसको ग्रोथ दिया गया। यह करेंटली या वर्तमान समय के कल्याणकारी राज के रूप में दिखाई देता है। यह जो करेंटली हम देख रहे हैं उसी के अनुरूप दिखाई देता है। लोगों की खुशी, लोगों की हैप्पीनेस, लोगों की बड़ी कोई अलग खुशी को बड़ी कोई और वस्तु नहीं थी। मतलब कौटिल्य के काल में लोगों की जो हैप्पीनेस थी, लोगों की जो ग्रोथ थी, इसके बड़ी और कोई चीज़ नहीं थी और कोई वस्तु नहीं थी। कौटिल्य जी कहते हैं कि यह कार्य एक सूत्र है, यह कार्य एक फॉर्मूला है, एक थ्योरी है जो पढ़ता है प्रजा की खुशी में, राजा की खुशी नहीं था। जो प्रजा जिस राज की प्रजा खुश होती है ना, उस राज को कोई भी नहीं तोड़ सकती, और वह प्रजा की खुशी राजा की खुशी होती है। प्रजा की खुशी राजा की खुशी में नहीं था। जो प्रजा के लिए फायदेमंद है वह उसका अपना लाभ है। जो प्रजा के लिए फायदेमंद है वह किसके लिए फायदेमंद है, तो वह मतलब उस राजा के लिए भी लाभ है, क्योंकि वह राजा खुश होगा, उस राजा का कोई विरोध नहीं कर पाएगा और वह राजा फलेगा फूलेगा, अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाएगा। जैसा कि कौटिल्य कहते हैं, सुरक्षा वार्तालाप विकास और वितरण के लिए भी राज्य को जो कुछ भी है उसे बनाना चाहिए, और जो बढ़ाया गया है उसे वितरित करना चाहिए। मीन्स मतलब कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या, तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज को जो कुछ है ना अभी वो उसको बनाना चाहिए, किसी भी अन्न के तहत नहीं जाना चाहिए। हमें अपने देश की सर्वथा सुरक्षा करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए, और हमें डेवलप करना चाहिए तथा उसका वितरण भी करना चाहिए, उसे वितरित करना चाहिए। अब हम आते हैं अशोक के धर्म और राज पे। यह 1.6 वाला पॉइंट्स है नोटेड। स्टेट राज और शासन के विषय में अशोक ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है। धर्म संस्कृत शब्द के मिला, जिस धर्म का प्राकृतिक रूप है, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक कानून या धर्मतता, या यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है कि समाज में पाई जाने वाली सामाजिक और धार्मिकता व्यवस्था है। इस शब्द का एक तरह से उनके आदर्शों में धर्म शब्द का उपयोग करके तरीकों को देखते हुए अत्यधिक सर्वमान्य अर्थ है। हालांकि अशोक ने इसे व्यापक अर्थ दिया है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि धर्म किसके द्वारा दिया गया, धर्म अशोक जी के द्वारा दिया गया। अशोक एक सम्राट हुए हैं। धर्म जो कि संस्कृत शब्द के धर्म की प्राकृतिक रूप है, क्या तो प्राकृतिक रूप है, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक कानून। धर्म का अर्थ है क्या, तो सार्वभौमिक कानून या धार्मिकता, या यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है कि समाज में पाई जाने वाली सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। इस शब्द का एक तरह से क्या तो अनेक आदर्शों में धर्म शब्द का यूज करने के तरीकों को देखते हुए ये बहुत अधिक सामान्य अर्थ है। हालांकि जो अशोक ने इसे व्यापक अर्थ दिया है, अशोक ने क्या तो व्यापक बहुत विस्तृत अर्थ दिया है। अशोक के अभिलेख में 2 प्रकार शामिल है, एक प्रमुख शिलालेख और एक लघु लेख। एक शिलालेख और एक है जो लेख, एक शिलालेख और एक लघु शिलालेख है का वर्णन करते हैं। 2 बड़े समूह, एक शिलालेख और एक
लघु शिलालेख वर्णन करते हैं दो बड़े समूह जैसे कि चट्टान की सतह पर अंकित और प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख में शामिल है। और स्तंभ जिसका आदेश अपने विचारों का प्रचार करते हैं, स्तंभ और आदेश पर अपने विचारों का प्रचार करते हैं। प्रचार करते हुए क्या, तो प्रचार करते हुए अपने विषयों को प्रोत्साहित करने के तरीके से ये सभी परिभाषित करते हैं कि वह धर्म द्वारा, किसके द्वारा, तो धर्म के द्वारा क्या समझता है, धर्म के द्वारा क्या समझता है, धर्म के द्वारा क्या समझता है, अत्यंत आत्मनिरीक्षणीय, अत्यंत आत्मनिरीक्षणीय, अत्यंत आज्ञाकारिता, अत्यंत उत्साह की अवधारणा, जिसमें करुणा मीन्स करुणा, दया, उदारता, सच्चाई, उदारता और सच्चाई, पवित्रता, सौम्यता, अच्छाई, महान, शुद्ध इरादे एवं सामाजिक संबंधों का, जो सामाजिक संबंध का, रिलेशनों के उचित रखाव और पशुवध के अनुपस्थिति जैसे कार्यवाक शामिल है। इसमें प्रमुख शिलालेख क्या, तो प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख में संक्षिप्त रूप में अशोक के जो अशोक हुए हैं ना, द ग्रेट अशोक या द ग्रेट आदि अशोक या अशोक आदि ग्रेट, उससे राज से संबंधित जो सिद्धांत है उल्लेख किया गया। यह प्रमुख शिलालेख के विशुद्ध क्या, तो विशुद्ध रूप से बौद्धिक गतिविधियों में संबंधित है, बौद्ध के गतिविधियों में संबंधित है। हम बात करें पहले प्रमुख शिलालेख में पशु बलि और उत्सव समारोह का निषेध शामिल है। मतलब पहले जो शिलालेख है उसमें क्या है, पशु बलि उत्सव समारोह पर निषेध शामिल, पशु बलि और उत्सव समारोह पर निषेध। यहाँ कोई जीवित चीज़ को मारना और बलिदान नहीं करना है। यहाँ पर क्या, तो कोई भी जीवित चीज़ को मारना या बलिदान नहीं करना है। कोई भी सभा आयोजित नहीं की जानी है, कोई भी सभा आयोजित नहीं की जानी है, और कोई भी सभा आयोजित नहीं की जानी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी हत्या के बजाय जानवरों के बलिदान में अधिक है। इनको यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी हत्या के बजाय जो जानवरों के बलिदान में अधिक है, अर्थात जानवरों की बलि देने के अनुष्ठान का निषेध, मतलब मना ही करना, यह पहला में है। दूसरा लेख में मतलब दूसरा प्रमुख शिलालेख है सामाजिक कल्याण के कुछ उपायों के संबंधित, जिसमें पुरुषों जानवरों के लिए चिकित्सा और केंद्र, कुआं के साथ आपूर्ति की जाने वाले सड़कों का निर्माण और छायादार पेड़ों के साथ रहना सहना और औषधीय जड़ी बूटियों को रोपना शामिल है। दूसरा प्रमुख शिलालेख में क्या है, तो सामाजिक कल्याण मीन्स सोशल के कल्याण करना, सोसाइटी का कल्याण करना, और जिससे संबंधित पुरुषों और जानवरों, चिकित्सा केंद्र मीन्स जो हेल्थ सेंटर है, कुआं मीन्स जो कुआं वगैरह है, अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं कल या नल, या आपूर्ति की जाने वाले सड़कों का विनिर्माण, छायादार पेड़ों के साथ रहना और औषधीय जड़ी बूटियों को रोपना शामिल है। और तीसरा में हम कह सकते हैं, तीसरा में क्या है, तो तीसरा प्रमुख शिलालेख में यह कहा गया कि ब्राह्मणों के प्रति उदारता का गुण, सहगुणता एवं अन्य संप्रदायों के प्रति व्यापक मानसिकता। मतलब तीसरे प्रमुख शिलालेख में यह कहा गया कि ब्राह्मणों के प्रति उदारता होना है, मतलब उदारता का गुण रखना है, सहिष्णुता रहना है, और अन्य संप्रदायों के प्रति व्यापक मानसिकता रखना है, शांतिपूर्ण से व्यवहार करना है। चौथा प्रमुख शिलालेख का मानता है, जो चौथा प्रमुख शिलालेख है उसका मैं मानता है कि, तो उसमें क्या मानता है, तो उसमें धम्म की नीति के लोगों की जो सामान्य स्थितियाँ में सुधार किया है। और एक और ज़बरदस्त नैतिक प्रगति हुई है। क्या नैतिक प्रगति हुई है, जो लगभग एक आदर्श की स्थिति, जो कि लगभग आदर्श की स्थिति का सुझाव देती है। समृद्धि क्या, तो समृद्धि और धार्मिकता की अवधि, जब पुरुष देवताओं के रूप में रहते हैं, जब पुरुष देवताओं के रूप में रहते थे, और जब देवता पुरुषों के साथ घुलने मिलने से डरते नहीं थे, जब देवता पुरुषों के साथ घुलने मिलने से नहीं डरते थे। पांचवा है कि प्रमुख शिलालेख, पांचवा, यह जितना शिलालेख है याद हो तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ का पॉइंट याद रखना, बेसिकली यह सब तिरट्टू नहीं करना है। पांचवा प्रमुख शिलालेख है वो सामाजिक और प्रशासनिक कल्याण, क्या, तो सोसाइटी एंड प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन कल्याण के मामले के लिए समर्पित है। यह जेलों को सुधारक के रूप में बनाता है, न कि यातना और स्थान की कामयात कर, मतलब यातना मतलब उसको दंड देना, उसको सताना का, उसको सुधारना है। यह धमकता की नियुक्ति भी संबोधित करता है, जिनका काम धर्म का शिक्षण और अभ्यास पर जोर देने के आबादी के समान कल्याण से संबंधित था। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं छठी प्रमुख शिलालेख के बारे में। ये जो सिक्स्थ प्रमुख शिलालेख है, इसमें महामातो महामातो के माध्यमों से तो महामातो के माध्यम से राजा और उसकी प्रजा, राजा एंड उसकी प्रजा, पीपल के बीच जो रिलेशन के बीच में स्पष्ट करता है। महामातो माने कि महामातो में को किसी भी समय महामातो को किसी भी समय राजा को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता था। जो महापातो है ना, महापातो को किसी भी समय राजा को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता था। यह फरमान से यह आभास होता है कि अशोक ने अधिकारियों और पदाधिकारियों को एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से राज पर नियंत्रण किया। तो इससे रिपोर्ट से स्पष्ट है कि महामातो के किसी भी समय किससे तो राजा को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। और इस फरमान से यह आभास होता है कि जो अशोक है ना, अशोक आदि ग्रेट, उसके अधिकारियों, जो उसके ऑफिसर और पदाधिकारियों अफसर वगैरह थे, उसको सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से राज पर नियंत्रण किया। राजशाही का उनका अनुभव काल और सैद्धांतिक कार्यों तो सैद्धांतिक कार्यों के इसके बारे में उनके ज्ञान, उनके जो नॉलेज है और उनके अपने व्यक्तित्व, उनके जो अपने पर्सनैलिटी है ना, उन्होंने इतने विशाल क्षेत्र को राजा होने के बावजूद यह जिम्मेदारी आगवत किया रहा। सातवां प्रमुख शिलालेख है जिसमें संप्रदायों जो संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, जो विभिन्न संप्रदाय हैं उसके बीच अच्छी गुणवत्ता मतलब उसमें सहयोग होना चाहिए, निवेदन करता है। राजा को एहसास होता है कि इन सांप्रदायिकता संघर्षों को कितना नुकसान होगा। और आठवां प्रमुख शिलालेख है पर्यटन। तो आठवां प्रमुख शिलालेख है पर्यटन, टूरिस्ट पर महत्व जोर देता है, जो पर्यटन पर देता है, महत्वपूर्ण जोर देता है। अर्थात धर्म जो यात्रा होती है ना, अशोक स्वयं कहते हैं कि इन यात्राओं के उद्देश्य कई गुना था। ब्राह्मणों का दौरा करना और उपहार देना, ब्राह्मणों का दौरा करना, उपहार देना मीन्स गिफ्ट देना, वृद्धों से मिलना मीन्स वृद्धों को जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे मिलना, उन्हें सोने के साथ समर्थन करना, मीन्स गोल्ड के साथ समर्थन करना, देश से लोगों को मिलना, उसमें पर्यटन करना, उन्हें उच्च नैतिकता का निर्देश देना, ये सभी मतलब था जो आठवां शिलालेख का था। और हम नौवां शिलालेख है, तो नौवां शिलालेख में यह कहना है कि नैतिकता मीन्स इथिक्स जो होती है, इथिक्स उसमें नैतिकता अभ्यास समारोह और पालन की तुलना में असीम मतलब असीमित, इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड के रूप में अधिक मूल्यवान है। अर्थात जो बीमारी के दौरान मीन्स जो इल्स के दौरान बच्चे के जन्म पर या यात्रा पर निकलने के समय किए गए समारोह, इसमें कौन कौन सा समारोह था, तो इसमें आपको नैतिकता से संबंधित समारोह जैसे बीमारी के दौरान बच्चे को जन्म पर एवं यात्रा निकलते समय नए समारोह एटसेट्रा। और 13वां शिलालेख था, मतलब 10वां शिलालेख में प्रसिद्धि और महिमा, तो प्रसिद्धि किसी का जो प्रसिद्धि है उसका महिमा की निंदा करता है कि इस बात पर जोर देता है कि राजा की जो इच्छा एकमात्र महिमा है, ये उसकी प्रजा धर्म और सिद्धांतों का पालन करती, मीन्स उसका पालन करते। और इसका कारण क्या है, तो अगली दुनिया में योग्यता प्राप्त करना और इससे मनुष्यों के लिए तो खतरे का उन्मूलन करना है। और 11वें प्रमुख शिलालेख में तो धम्म की व्याख्या, तो किसमें तो धम्म की व्याख्या है। और अशोक के लिए धम्म का जीवन, धम्म का एक तरीका है जो उसके मतलब उनसे अपनी नैतिकता शिक्षाओं को दोषी ठहराता था। उसका सार है कि यह आदेश परिवार के महत्व पर भी जोर देता है, परिवार पर जोर देता। और जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था ठहराया था, उसका सार है, यह इसका एक ब्रीफ है। और यह आदेश जो था ना, वो परिवार के महत्व पर जोर देता है। जैसे लाइक कास्ट सिस्टम्स, जो जाति व्यवस्था में प्राइमरी इम्पोर्टेंस संस्था के रूप में परिवार का विकास में तेजी लाती है। यह 11वां शिलालेख का था। अब हम 12वें शिलालेख पाते हैं, तो 12वां शिलालेख में विभिन्न संप्रदाय, जो अनेक संप्रदाय हैं, विभिन्न को सहिष्णुता के लिए एक प्रत्यक्ष और जोरदार दलील, इस प्रकार के सभी संप्रदायों के आवश्यक सिद्धांतों के समग्र प्रगति, इसमें सभी संप्रदाय की यानी कि किसी खास एक संप्रदाय, सभी संप्रदाय को मतलब साथ समग्र प्रगति। और 13वां और अंतिम शिलालेख में कहा गया था कि अशोक के 13वां और अंतिम शिलालेख में आदेश तब तक महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह युद्ध के साथ होने वाले मौतों को निर्वासन, क्या तो युद्ध वार के साथ जो मौत होती थी उसका निर्वासन और निंदनीय मानता है। और इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवहार, क्या तो सामाजिक व्यवहार के सभी समान नियमों को परेशान करता है। अशोक जोर देकर कहता है कि धर्म का विचार युद्ध के विचार के खिलाफ है। जो धर्म का विचार है ना वो वार मीन्स युद्ध के खिलाफ, मतलब खिलाफ है। और अंतिम शिलालेख का एक छोटा सा है, ये जो यह हर रूप में सभी विषयों को धर्म की जो मतलब शिक्षाओं को फैलाने के राजा के इरादों को समझाता है। अशोक के बौद्ध धर्म से, अशोक है ना जो बौद्ध धर्म से जुड़े लघु शिलालेख राज के सिद्धांत पर, क्या तो राज के सिद्धांत पर अपने विचारों से प्रकट नहीं करते, हालांकि स्तंभ आदेश करते हैं। क्या तो हालांकि स्तंभ है सो आदेश करते हैं। पहला जो स्तंभ आदेश है वो धर्म के माध्यमों से प्राप्त प्रगति है। जो पहला स्तंभ आदेश है वो धर्म के माध्यम से क्या है, धर्म के माध्यम से प्राप्त प्रगति को बताता है, क्योंकि यह मेरा सिद्धांत है। अशोक कहता है क्योंकि यह मेरा सिद्धांत है, धर्म के माध्यम से रक्षा करना, धर्म के माध्यम से धर्म के अनुसार मामलों में प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, धर्म के साथ साम्राज्य का रक्षा करना मीन्स अपने एम्पायर का सेफ्टी करना, धर्म वाले लोगों को खुश करना। दूसरे स्तंभ आदेश कहता है कि पहले के साथ जारी है, धर्म के न्यूनतम पापों, धर्म क्या है, क्या तो न्यूनतम पापों, कई गुणों की करुणा मीन्स गुण, करुणा, दया भाव, उदारता, सत्यता, धर्म मतलब सत्यता, पवित्रता, होली वर्णित करता है। इस आदेश में विचार, सामाजिक अभिव्यक्ति संबंधित, क्या तो अभिव्यक्ति अपने विचार को रखना संबंधी रिलेटेड विचार के व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की बेहतर समझ के लिए अग्रीय। तीसरा स्तंभ है, जो तीसरा स्तंभ है आदेश पुण्य। तीसरा स्तंभ क्या है तो आदेश पुण्य एवं कर्मों और बुरे कार्यों के बीच अंतर करता है। बाद में खंडर और विनाश का कारण बनता है। चौथा स्तंभ का आदेश न्यायिक कार्रवाई है। चौथा स्तंभ का आदेश का क्या है तो न्यायिक कार्रवाई के दंड है, एक रूपता पर जोर देता है, जो केस पर एक रूपता पर जोर देता है। सिद्धांत, कानून की नज़र में सभी विषयों की समानता, कानून की नज़र में क्या है तो सभी विषयों की समानता, सब समान है, चाहे राजा हो या प्रजा हो, चाहे मंत्री हो या एक भिखारी हो, सब बराबर है। पूरे समाज में कानून की समानता भी है, पूरे समाज में कानून समान है। इस कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़ा जमींदार क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा भिखारी ना हो क्यों ना हो, सभी के लिए कानून समान है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान या कितना भी मूर्ख क्यों ना हो। पांचवा स्तंभ आदेश है कि कुछ जानवरों में कुछ दिनों में नहीं मारना जाना चाहिए, कुछ जानवरों को कुछ दिनों में नहीं मारना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है, और अन्न को बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए, कुछ जानवरों को ना कुछ दिनों में नहीं मारना चाहिए, और बौद्ध धर्म में यह पवित्र माना जाता है, और अन्न को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। छठा स्तंभ आदेश में आज्ञाओं को, आदेश की व्याख्या करता है, आज्ञाओं को जो कि राजा की क्या प्रजा कल्याण, खुशी के लिए चिंता का विषय, खुशी के लिए क्या तो चिंता का विषय। सातवें स्तंभ के आदेश में लोगों की भलाई, सातवें स्तंभ के आदेश में क्या तो लोगों की भलाई, लोगों को हेल्प के सुधारकों को कार्यान्वयन करने का उल्लेख किया गया। प्रमुख चट्टानों में हम बात बोले तो प्रमुख चट्टानों और स्तंभों में शिलालेखों के अध्ययन के बाद यह अशोक के राज, तो क्या अशोक के एम्पायर राज की जो थ्योरी, सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पे, थ्योरी पे, जैसा कि उनके धर्म में शामिल है। किसके धर्म में तो अशोका के धर्म में, द अशोका द ग्रेट के धर्म में राजशाही मोनार्की के उनके जो राजशाही दृष्टिकोण में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मोनार्की में राजसी परिश्रम में प्रयासों का सिद्धांत, क्या तो राजसी परिश्रम एवं सिद्धांतों का सिद्धांत, सभी की भलाई मीन सभी का हेल्प, सभी का विकास, ग्रोथ सिद्धांत और एटसेट्रा। और थर्ड में है तो राजा के बच्चों को रूप में लोगों की कल्पना करने वाले पैतृक सिद्धांत। पिता ने कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है, पिता ने कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है, जैसा मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ वैसे इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, इस सृष्टि के लिए अगले दोनों कल्याण में खुशी प्राप्त करे, और वैसे ही मैं सभी पुरुषों को चाहता हूँ। ये अशोक जी कहते हैं, मीन्स तो सम्राट अशोक। वह सत्यता, सिधाई, द्वेष, मुक्ति, करुणा, सहनशीलता और गुणों से युक्त राजा की अपेक्षा करते हैं। कौन तो वे सत्यता, सिंहाई, द्वेष, मुक्ति, करुणा, सहनशीलता, जिसमें ज़्यादा मतलब उसमें मतलब उत्तेजना न हो, ज़्यादा मतलब गुस्सा न हो, किसी की छोटी बात पर गुस्सा न आए, वैसे गुणों से अपेक्षा करते हैं। वह धम्म महापात्र, क्या तो धम्म महामात
धम्म महामत का नामक अधिकारियों को एक समूह की धार्मिकता को अधिकारियों के रूप में भी स्थापित करता है। कौन? तो अशोका द ग्रेट, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि धम्म के मापदंडों में नियमों के द्वारा लागू किया जाए। किसे? तो मापदंडों के द्वारा नियम को लागू किया जाए धम्म महापात्रों के द्वारा। अतः कहा जा सकता है, अंततः हम कह सकते हैं, अंततः या अतः कहा अतः 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 हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि अशोका जी ग्रेट या सम्राट अशोक का धम्म अहिंसा की स्थिति मानता है। क्या? अहिंसा, हिंसा ने अहिंसा, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के और जैसे नालंदा आंदोलन हुए हैं, जिनसे क्या तो कई आदर्शों और प्रथाओं को शामिल किया गया है। जैसे हत्या का परहेज महत्वपूर्ण था, हत्या का परहेज मतलब हत्या न करना एक महत्वपूर्ण था। इसीलिए विचारशील और पारिवारिक संबंध, पारिवारिक रिलेशन, सामाजिक लोगों का आग्रह भी था। सामाजिक मीन्स सोसाइटी के, चाहे वे माता हो या पिता, बच्चे को, बड़े को, युवा लोगों को, दोस्तों को, भिन्न वैचारिक संप्रदायों के बीच हो। क्या? तो वे चाहे माता हो, पिता हो या बच्चे हो या बड़े हो, युवा हो, लोगों हो, दोस्तों हो, मित्र हो या विभिन्न वैचारिक संप्रदायों के बीच हो। अशोक के धर्म के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत, अशोक के जो धर्म थे ना वह सोसाइटी एंड सोशलिजिकली एंड जो पॉलिटिकली थ्योरी में महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंस था। हम बात करें सामाजिक कल्याण की, सोसाइटी कल्याण की, तो इसमें कार्यक्रम जैसे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है या प्रदान करना, अच्छा संसार और एक अच्छा संसार, अच्छा संचार मीन्स एक गुड कम्युनिकेशन संचार, एंड ऑल्सो अंधविश्वासों पर बेकार खर्च को रोकना। जो अंधविश्वास होता है, जो बेकार का काम होता है, इधर उधर के बातें पर खर्च को रोकना। इससे क्या होगा कि जो हमारे मनी है वह बकवास चीज़ों पर, अंधविश्वास जैसे चीज़ों पर न खर्च होकर एक अच्छी चीज़ पर खर्च होगा, जैसे लाइक शिक्षा, एजुकेशन, हमारे पीपल को रक्षा करना, भूखे को भोजन कराना, एटसेट्रा। और हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो मॉडर्न राज है, जो मॉडर्न राज के अपने सिद्धांत में विचारों और कार्रवाई के मुख्य नोट लिया था, मुख्य नोट था। किसी भी प्रकार की जो ज़बरदस्ती में कोई प्रयास नहीं किया गया था, मतलब किसी भी प्रकार में कोई प्रयास या ज़बरदस्ती नहीं किया गया। सुझाए गए सिद्धांत, सुझाए गए प्रिंसिपल, सुझाए गए थ्योरी पे ही वह एक प्रत्येक व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति का अपने विवेक, अपने समझ, अपने जो विवेक माने अपनी समझ, अपने संतुलितन एक विकल्प बना सके। धम्म जो धार्मिकता, अशोक धार्मिकता माने सत्यता या सत्य, धम्म धार्मिकता अशोक के राज के सिद्धांत का आधार बनी हुई है। कौन? धर्म धार्मिकता अशोक के जो सम्राट अशोक के राज्य के सिद्धांत का आधार बनी हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन काल, तो किसमें प्राचीन काल? एसेंट काल में राज के संदर्भ में वैदिक काल या वैदिक एरा में या उत्तर वैदिक एरा में या मनु या कौतल्य या शुक्र की नीति या जो शुक्र की नीति या कौतल्य की नीति या मनु की नीति या महाकाव्य का काल प्रांत, जैसे अशोका और मौर्य एम्पायर या गुप्ता एम्पायर या हर्ष के एम्पायर में या हर्ष के एम्पायर में यह कहा जा सकता है कि शासन कला धर्म नैतिकता की प्रभावित थी। क्या? तो शासन कला धर्म की प्रभावित थी। हम राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण था, राजों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो प्रजा का कल्याण, जनताओं का कल्याण। लेकिन मध्यकाल में मिडाइवल में आकर मध्यकाल में आकर आक्रमणकारियों ने भारतीय राज को स्वरूप एवं शासन को शासक के हित में अनुरूप ढालने का प्रयास करने में इनमें कुछ शासकों ने क्या किया? तो शरीरता के अनुसार शासन किया, तो कुछ ने स्वतंत्र तानाशाही इंडिपेंडेंस रूप से अपने तानाशाही के रूप में राज किया। लाइक अंग्रेज, जैसे ब्रिटिश है तो वह शासन कला की क्या? तो ब्रिटिश है जो मध्यकाल में हम पे आक्रमण हुआ। ब्रिटिश क्या किए? ब्रिटिश जो है शासन कला की समानता समाजवादी शासन ही था, जिसके केंद्र में शोषण था। और इस प्रकार प्राचीन कालीन, तो क्या? तो प्राचीन कालीन एसेंट में शासन कला, अंग्रेज शासन कला में पूर्णतः विलुप्त हो गई। अंग्रेज शासन पूर्णतः विलुप्त हुई। अब हम विलुप्त में बोले, संक्षेप में बोले तो निष्कर्ष यह निकल सकता है जो 1.7 में है। प्राचीन भारत में, तो क्या? प्राचीन भारत में जो राज एवं शासन के विषय में, राज एवं शासन काल के जो विषय में उपलब्ध साहित्य, उपलब्ध लिटरेचर एंड अन्य स्रोत, अन्य रिसोर्स एवं के आधार पर निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि जो राजा की उत्पत्ति है ना, जो राज की उत्पत्ति, वह राज का स्वरूप, जो स्ट्रक्चर, जो संरचना, कार्य पद्धति एवं यद्यपि यह भी कह सकती है वर्तमान डेमोक्रेसी, जो हमारे करेंटली डेमोक्रेसी है, जो करेंटली या रिसेंटली वाला जो डेमोक्रेसी, राज्यों को पूर्णतः मेल नहीं खाते, परंतु राज्य के उद्देश्यों को, जैसे लाइक प्रजा की सुरक्षा, प्रजा की सेफ्टी, विकास डेवलपमेंट, प्रजा की कल्याण, प्रजा की जो जैसे धन योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना एटसेट्रा, यह संकल्पना वर्तमान राज्य से भी अधिक प्रखर और उन्मुख दिखाई देती है।
यह इम्पोर्टेंट बात है। राज्य के स्वरूप में क्या, तो राज्य के स्वरूप में संघ माने यूनियन और सभा समिति ए रूप जैसे संसद जैसे पार्लियामेंट जैसे परिकल्पना दिखाई देती है। और शासन पूर्णतः उत्तरदायी होता था। क्या, तो शासन पूर्णतः क्या होता था, उत्तरदायी होता था। इसका भी उल्लेखनीय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या, तो स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय दिखाई देता है। जो धर्म से प्रभावित था, कैसे धर्म माने सत्य से प्रभावित था। साथ ही साथ दंड की उचित व्यवस्था भी थी। जो दंड की उचित व्यवस्था थी, चाहे राजा हो महाराजा हो या कोई भी हो, सभी को समान रूप से दंड मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो प्राचीन काल में राज्य एवं शासन का जो विकसित डेवलपमेंट किया गया था वह प्रजा पर केंद्रित कल्याणकारी संस्था के रूप में थी। जो प्रजा को लेकर थी, यह एक पब्लिक को लेकर थी, यह अपने जन को लेकर थी, अपने जन समूह को लेकर थी, अपने जनपद को लेकर थी। और जय हिंद, इसी का साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। पहला बी ऑनर्स का यह समाप्त होता है, जिसमें हम प्रश्न उत्तरी है तो इसको हम खुद से करेंगे और इसको हम कर लेंगे। तो अशोक धर्म की स्थिति की व्याख्या कीजिए, और जो 13 धर्म है इस वगैरह के बारे में। और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें उसे 150 वर्ड या 200 वर्ड्स में लिखना होगा। और प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कौटिल्य के आधार पर प्राचीन भारत में राज्य के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो लास्ट वाला 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको संदर्भ लेकर ये तुम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मीन्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसका तुम आराम से उत्तर दे सकते हो। ऐसे यूपीएससी में तो 150 वर्ड और 200 वर्ड नहीं देना पड़ता। बाकी मुझे तो यहाँ का पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। मैं भी इसी का एक छात्र हूँ और मैं भी इसी का छात्र हूँ, तो मैं देखूंगा प्रीवियस पेपर में कैसा क्या है तो देखेंगे। और इसमें संदर्भ जो पुस्तकें थे वह घोषल भारतीय राजनीतिक विचारकों के इतिहास, बॉम्बे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1959 की है। और फिर है दूसरा CNKA जो कौटिल्य का अध्ययन, दिल्ली, और मुंशी राम मनोहर लाल 1958। और फिर है शरण P जो कि एसेंट इंडियन राजनीतिक पॉलिटिक्स विचार और संस्था, जो मेरठ मीनाक्षी प्रकाशन 1978, मेरठ इन उत्तर प्रदेश। थापर आर, यह प्रारंभिक भारत मीन्स स्टार्टिंग इंडिया और उत्पत्ति वह 1300 मीन्स 1300 बिफोर क्राइस्ट ईस्वी AD एरोमेनियन तक। और लंदन में पेंगुइन बुक 2002। और ये थर्ड इकाई 2 है, तो हम इकाई इसी पर था। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।